द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो, द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 122 में आपका स्वागत है। और रोज की तरह एक बार फिर हम एक नए मेहमान के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी मेहमान बहुत ही खास कलाकार हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो दिल्ली से हैं और चित्रकला के विशेषज्ञ हैं और उनके चित्र बहुत ही अलग हैं, सबसे अलग हैं, सबसे हटके हैं। आज जब हम उनके चित्रों को देखेंगे तो उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनको बनाने के पीछे उनका मकसद क्या है। तो मित्रों, हम मिलते हैं हमारी आज की मेहमान श्रीमती पूनम शर्मा जी से, और साथ में हमारे को होस्ट मुकेश प्रसाद भोगवा जी हैं इस शो में लाइव इस वक्त। दिल्ली से गिरीश चंद्र जोशी जी हमारे साथ लाइव है, हमारे विशेषज्ञ। जोशी सर प्रणाम। नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी को भी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी हैं आप? सर मैं बढ़िया एकदम। सर ये बढ़िया बढ़िया मैम। हम आपका जो बैकग्राउंड है बहुत खूबसूरत दिख रहा है, पीछे बहुत सारे ब्रशेज हैं और तमाम बुक्स हैं, तो एक एनवायरनमेंट आपने बनाया हुआ है बहुत खूबसूरत सा। इसके लिए आपको बधाई सबसे पहले। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। हाँ, कलाकार का जो कलाकार का एम्बियंस है, जो उसका ऑरा है, वो ऐसा होना चाहिए कि देख के ही पता लगे कि हम किसी बड़े कलाकार से मिल रहे हैं। तो आपको देख के लग रहा है। नहीं सर, बड़े कलाकार तो क्या सर, पर हाँ एक ये होता है कि एक अलग माहौल क्रिएट करना पड़ता है और वो सराउंडिंग जब मिलती है तो बोलो कि भाई एक क्रिएटिविटी अपने आप अंदर से जागृत होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। जोशी सर कुछ कह रहे हैं। हाँ तो जैसे संगीत में होता है ना, संगीतज्ञ जब स्टेज पे जाता है तो पीछे दो तानपुरे होते हैं। तानपुरे में आप राग नहीं बुला सकते। तानपुरे इज जस्ट द ड्रोन व्हिच क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर। वो एक समा बांधते हैं, समा क्रिएट करते हैं। वही आपका हाल है कि आपने आपके आमने सामने आगे पीछे सब अच्छी कलाकृतियां हो तो खुद ही मन खुश होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला सर आपने। और इनफैक्ट सर मैं आज भी जब अपना आर्ट करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे उसके चाहे मुझे कॉर्नर चाहिए घर का सर, उसमें चाहे मैं छोटा छोटा कुछ भी ऐसा रखूँ जिससे कि मुझे अच्छी वाइब्स आएं, तो ही मैं काम शुरू कर पाती हूँ सर। उसके पहले मुझे कम से कम सर आधा या 1 घंटा चाहिए सर कि वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में। फिर मैं बैठ के इतना मन लगता है मेरा काम करने में, उस जगह से जुड़ने में सर। तो ये सर मेरा पार्ट ऑफ नेचर कह लो, पार्ट ऑफ आर्टिस्ट नेचर कह लो सर। तो ये क्रिएट करना पड़ता है सर। ये हिंदुस्तान में एक ट्रेडिशन है। हाँ जी सर। आपके नाम से लग रहा है कि आप उत्तर भारत की हैं। और हिमाचल प्रदेश में जब ट्रेडिशनल कांगड़ा पेंटिंग या को आप
बशोली पेंटिंग को पढ़ते हैं तो उसमें यही होता था कि जो पेंटर थे वो सुबह सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठते थे श्वेत धवल कपड़ों में घर के सबसे ऊपर, जी और एक रोशनी जलाते थे, उस दिए पे जी कंसंट्रेट करते थे, सारी चीजें जी व्यवस्थित ढंग से अपने पास रख लेते थे। ये नहीं जी बोला कि जी आपने पेंटिंग करना शुरू किया तो ब्रश कहाँ है नहीं, कलर कहाँ है नहीं, पेंसिल कहाँ है नहीं, जी रबर कहाँ है नहीं, ये जी कहाँ है। तो वो आपने बहुत अच्छा कहा कि आप एक बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से एक कलाकृति को क्रिएट करती हैं, जी और जी कलाकृति बनती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला सर आपने। मुझे भी सर ये सब करने के लिए ना उस जगह से सर जुड़ना पड़ता है मुझे। और तो ही मुझे ये कह लो कि एक मेडिटेटिव एक एक क्रिएट एक वो एक जगह क्रिएट करनी पड़ती है जिससे उससे जुड़ती हूँ। फिर मैं जैसे कह लो कि फिर मैं बाहरी दुनिया से कट गई एकदम, और वो एक उसी कॉर्नर में बैठ कर के बस वो मेरा बहुत अच्छा मन लगता है, एक हल्का सा म्यूजिक चलना। और सर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज बिल्कुल, को बिल्कुल। है ना? तो यही है सर। कलाकार कोई भी वो बड़ा ही होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, ड्राइंग का हो, जी पेंटिंग का हो, म्यूजिक का हो, जी स्कल्पचर का हो, या जी थिएटर का हो, किसी भी फील्ड का हो। तो आप हर हर लिहाज से हम आपको एल्डर मानते हैं। तो मैं सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा विस्तृत परिचय दीजिएगा कि आपकी पढ़ाई वगैरह कैसे कहाँ हुई, और कला जी के सर। क्षेत्र में आप कैसे आए, क्योंकि कला के क्षेत्र जी में रुक करना आजकल बड़ा अव्यवहारिक माना जाता है सामान्यतः। हाँ जी जी सर। जी सर, मेरी आरंभिक शिक्षा सर मेरी हरियाणा से हुई, हरियाणा सोनीपत से सर। क्योंकि मेरे फादर वहाँ वो भी ड्राइंग टीचर थे सर, कला शिक्षक थे सर। और वहीं से मैंने सर सोनीपत से ही अपना 12th तक की शिक्षा वहीं से ली सर मैंने। उसके बाद सर मैं दिल्ली आ गई, क्योंकि दिल्ली में सर कॉलेज ऑफ आर्ट में मेरे को एडमिशन लेना था। तो यहाँ पर मैंने सर तैयारी की अपनी आकर के। और सर ये कह लो कि घर में एक कला का बहुत बचपन से ही सर मैंने माहौल देखा। उसके पीछे कारण ये था सर कि मेरे ग्रैंडफादर सबसे पहले आर्टिस्ट थे, जो बचपन से ही जिनको देखते हुए हम बड़े हुए। सर वो वैसे तो वो आर्मी में थे सर, लेकिन उनका कला के प्रति रुझान काफ़ी था। क्योंकि मैं देखती थी जब मतलब मैं बहुत छोटी थी तो वो क्या करते थे सर, एक वुड्स लेके आते थे सर, जो नेचुरल शेप की, जो मतलब उसको वो चेंज नहीं करते थे कोई अलग से नहीं, उसी जो जिस शेप की वो वुड है उसी शेप में उसको और अच्छे से तराश के उसको पॉलिश करके एक बहुत बढ़िया सर स्कल्पचर बनाते थे वो। तो वो मैंने बचपन से देखा सर, वो वाला एक माहौल अपने घर में ना। और उनको ड्राइंग का बहुत शौक था। तो जब भी बैठते थे वो कोई खाली पेजेस में, और वो अपनी रोजमर्रा की जो एक वो गांव से शहर में तो आ गए थे सर, लेकिन मैं उनकी ड्राइंग्स में देखती थी वो वही सब, वो खेत खलिहान, वो उस तरीके के किसान जो हल चला रहे हैं वो सब। और उनको बड़ा मजा आता था, वो धोती कुर्ते वाले पगड़ी वाले किसान, वो उनकी ड्राइंग में मुझे बहुत दिखते थे। और उस वक्त तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी वो बिल्कुल एकदम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे सर। हाँ, तो उसके बाद सर मेरे घर में मेरे चाचा सर, जिनका नाम जगदीश चंदर है, वो सर काफ़ी वेल नोन आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनली। आप उनका काम भी सर देख सकते हैं गूगल पे सर। इनफैक्ट पीछे मेरे एक पेंटिंग लगा हुआ है ग्रे कलर का, वो उनका ही है, पोर्ट्रेट्स करते हैं वो। तो हाँ, तो वो सर बचपन से सर उनका भी हम काम देखते हुए आए कि घर में वो भी एक आर्ट का पूरी तरीके से उनका, ये कह लो कि सर जैसे ग्रैंडफादर तो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे और एक शौकिया तौर पे करते थे सर कलाकृतियों का निर्माण सर। लेकिन जो चाचा को जो देखती थी सर, वो बिल्कुल एक क्योंकि उनकी भी शिक्षा सर वहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट से ही हुई थी सर। उन्होंने भी कॉलेज ऑफ आर्ट से अपना बीएफए किया था सर। हाँ, तो उसके तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला कि किस तरीके से पेंटिंग करते थे वो, ऑयल ऑन कैनवस सर।
और वो कैसे स्केचिंग करते थे और वो कैसे हम लोगों को बिठा करके हमारा तुरंत 10 मिनट्स में पोर्ट्रेट्स बना देते थे एकदम फटाफट लाइन लगा के। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी उस वक्त। लेकिन एक वो हमारे एक रोज़मर्रा की वो लाइफ का एक हिस्सा था, उनकी स्केचिंग का पार्ट बनना, उनके लिए जैसे कह लो मॉडलिंग करना। वो बिठा देते थे और हम उनका वो हमारा पोर्ट्रेट कर देते थे बड़ी जल्दी, या उसमें भी ऑयल में भी कर देते थे, स्केचिंग में भी कर देते थे। फिर सर उसके बाद सर मेरी सिस्टर सर वो भी कला में ही उन्होंने सर वो मूर्ति कला से उन्होंने बीएफए किया सर, मेरी सिस्टर ने। उन्होंने भी कॉलेज ऑफ आर्ट से ही किया। तो ये कह लो कि सर धीरे धीरे काफ़ी लोग कला में जुड़ते चले गए हमारी फैमिली में। उनका रुझान काफ़ी था मूर्ति कला की ओर। तो क्योंकि मैं भी उनको देखती थी बचपन में, वो बड़ा मिट्टी से बड़ा खेला करती थी और मिट्टी के कुछ चीज़ें, चाहे खिलौने बना देना, चाहे कुछ भी बना देना। तो मेरे जो चाचा हैं उनको लगा कि भाई हाँ, वो भी सर कला शिक्षक हैं, सुनीता चौहान करके हैं उनका नाम। वो भी दिल्ली गवर्नमेंट्स में हैं। और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी सर स्कल्प्टर हैं, वो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में हैं सर। तो ये कह सकते हैं सर कि मेरे परिवार में ये चीज़ का काफ़ी रहा सर। और लेकिन सर एक बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जब मैंने 12th किया सर, तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा सर, ज़्यादातर बच्चों का सर होता है कि उनको यही नहीं मालूम होता उन्हें करना क्या है आगे। तो सर सेम ये सिचुएशन मेरी भी थी कि मुझे नहीं मालूम था मुझे क्या करना है। क्योंकि उस वक्त सर पता नहीं क्यों मेरा आर्ट की तरफ बहुत रुझान था नहीं। जरूर बचपन से जरूर देखती हुई आई थी मैं, लेकिन मेरा बहुत रुझान नहीं था आर्ट में। और वो बहुत ये कह लो कि भाई जैसे चाचा ने गाइड किया कि भाई चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो कॉलेज ऑफ आर्ट की तैयारी कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था तब, बिल्कुल भी नहीं था सर। तो उसके बाद सर कॉलेज ऑफ आर्ट की तैयारी की, काफ़ी मन लगा के की सर मैंने, ऐसा नहीं, क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है सर इसका भी, कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस टेस्ट। तो लकीली मुझे सर एडमिशन मिल गया सर पेंटिंग में। और सर फिर ये कह लीजिए कि कॉलेज में जाने के बाद सर मेरा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो गया सर। कॉलेज में जाकर के ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ शायद मैं जिस वो कहते हैं ना कि अपनी राह को खोज नहीं पा रही थी, यही राह थी वो। कभी कभी होता है सामने चीज़ है आपको पता नहीं चल पा रहा, लेकिन कि आपने करना क्या है है ना। तो फिर मुझे बाद में सर ये पता चल गया था कि हाँ नहीं मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हूँ। और मैंने काफ़ी सर फिर उसको एंजॉय किया अपने मतलब आर्ट फील्ड में आकर के। और बस सर यहीं से फिर मेरी कला की सर कह लो कि यात्रा शुरू हुई सर। पूनम जी आप ना एक मिथ को तोड़ रही है। मिथ पता क्या है? मिथ ये है कि पंजाब और हरियाणा में ये कहा जाता है कि कल्चर वल्चर तो हमारे बस की बात नहीं है, तो एग्रीकल्चर है जी, एग्रीकल्चरिस्ट है। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो वन ऑफ द लास्ट ICS ऑफिसर जो थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़े फेमस, उन्होंने किताब लिखी है इंडियन कल्चर पे। तो इंडियन कल्चर पे उनकी किताब का पहला सेंटेंस है दैट एग्रीकल्चर इज द मदर ऑफ कल्चर। वेरी राइटली बिकॉज यदि आपका पेट हो रहा है तभी आप संगीत का सोचेंगी, तभी डांस का सोचेंगी, तभी कला का सोचेंगी, सब कुछ होगा इसमें। लेकिन हरियाणा वाले जो है ना वो नॉर्मली they were not into आर्ट सीन। लेकिन हमारे शो में इतने कलाकार आए हैं हरियाणा से कि मैं तो देख के आश्चर्य होता है कि मैं क्या एक भावना पाले हुए था अपने अंदर कि हरियाणा में कला नहीं है। आए एक से एक बढ़ के एक। तो एक वो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये एटमॉस्फेयर आपको मिला। दूसरा जो आपने कहा कि कॉलेज ऑफ आर्ट बड़ा एडमिशन बड़ा डिफिकल्ट है और टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट होता, आपकी इच्छा नहीं थी, आप तैयारी करके तो कहीं। लेकिन देखिए जीसस ने बाइबल में कहा है, ओ लॉर्ड डोंट पुट मी इनटू एनी टेस्ट इज सो फियरफुल।
मैं आजकल एक भाषा सीख रहा हूँ और कल टीचर ने कहा कि कल आपका टेस्ट होगा जोशी जी। तो मैं तो मेरा ब्लड प्रेशर तो भाई कभी क्या हो गया आपको, मेरा ब्लड प्रेशर 400 टच कर गया। टेस्ट इतना खतरनाक होता है। तो आप जी, टेस्ट से सब जी। निकल गई और अच्छी सर अपना एक मुकाम आपने हासिल किया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सर बात। सर इसके पीछे भी एक बात है कि फिर ऐसा नहीं है कि मेरा एक बारी में एडमिशन हो गया सर, दूसरी बार में हाँ, एडमिशन हुआ। ओके सर बहुत तो सही। हाँ सर हुआ मेरा एडमिशन, लेकिन ये है कि काफ़ी मेहनत की सर मैंने उस एडमिशन को। फिर एक ये था ना कि फिर एक जुनून सवार था कि नहीं अब तो एडमिशन लेना ही है है ना? नहीं, तो कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली का जो है उसकी अपनी एक स्टैंप है, उसका जी, अपना जी, एक इम्पोर्टेंस कह दीजिए या जी, एक रिकग्निशन है। जैसे एजुकेशन जी, में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीआईटी है, जी, अ, या कॉलेज ऑफ उनका जो एजुकेशन का है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जी, का सीआई, जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जी, बीएड करके जितने स्टूडेंट निकलते हैं फटाक से 100% ऑक्यूपेंसी है उनकी, 100% प्लेसमेंट है। तो जी, कॉलेज ऑफ आर्ट भी इस तरह आपको एक राह मिल जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यही राह आप चाहती थी और यही राह आपको मिल गई, बहुत अच्छी बात जी। हाँ, है। मनपसंद काम मिलना। हाँ, ये सर मुझे वहाँ जाकर के ही एहसास हुआ सर कि हाँ, मैं बिल्कुल राइट जगह पे हूँ, मैं कोई गलत फ़ील्ड, जैसे कई बार होता है सर बच्चे की साइंस नहीं लेना चाह रहे और पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के साइंस पढ़ रहे हैं और वो बीच में छोड़ देते हैं सर, ऐसा भी देखा है सर, जी है जी ना? जी। तो ऐसा नहीं, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं, मैं बिल्कुल राइट जगह पे हूँ, मुझे यही चाहिए था और यही मेरा इंटरेस्ट था। और लेकिन एक एक चीज़ और मेरे साथ बहुत अच्छी हुई सर कि मेरे जो उस वक्त में सर जो टीचर्स थे, मुझे एक से बढ़कर एक टीचर्स मिले सर, वाह। जिनमें से सर जय जरोटिया सर, राजीव लोचन सर, अनुपम सूद मैम, मतलब दे आर रियली एक्सीलेंट, मतलब हाँ, आज भी राजीव लोचन जी ने तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को हाँ, बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। डायरेक्टर रहे हैं सर वहाँ के, और जो जो अब तो एग्जीबिशन रिटायर में हो। लगाई उन्होंने, जो जो आर्टिस्ट को उन्होंने मतलब रिकॉग्निशन दिया, वो इट्स रिमार्केबल, रियली रिमार्केबल। जी, ही जी हिमसेल्फ सर। इज सच ए गुड टीचर एंड सच ए स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। हाँ, तो वो सर वो वहाँ पे जाकर के सर तो मेरा बिल्कुल ही एकदम कह लो कि चेंज ही हो गया कि इन टीचर्स के बीच में इतने विद्वान लोग थे कि जैसे कह लो कि कला की परिभाषा ही चेंज कर दी उन्होंने मेरे अंदर से, कि जो मैं समझती थी ये आर्ट है, और उसको समझने के लिए मुझे 4 साल तक सर कुछ नहीं पता चला। मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, बीएफए करते-करते मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है? मैं क्या कर रही हूँ, गलत है कि सही है? सर जब मैंने मास्टर्स के लिए सर जब मैंने एडमिशन लिया, उसमें भी मुझे अगेन 1 ईयर का मेरा गैप था, मुझे नहीं मिला एडमिशन मास्टर्स में। फिर मैंने अगेन, क्योंकि उसमें भी सर वाइवा होता है, ओनली 7 सीट्स होती हैं सर। ऑल ओवर जी इंडिया जी। से 7 सीट्स होती हैं, बड़ा मुश्किल था सर मिलना उसमें भी एडमिशन, तो 1 साल का गैप रहा। और वो सर देते ही हैं गैप एक, ताकि वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो आर्टिस्ट बनने जा रहा है, ये देखे तो सही ये कितना टिकता है 1 साल का, हाँ, अगर कितना इसको पैशन है। इसको हाँ, कितना पैशन है कि ये अगले साल आएगा कि नहीं आएगा विद मोर वर्क्स, है ना? तो हम्म। मैंने सर खूब काम किया उस 1 साल के दौरान। वैसे ही जी आपसे सर। बातचीत का बहुत कम समय हुआ है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, मैं इच्छुक ये हूँ कि आपने अपनी कला को केवल चित्रकला तक ही सीमित किया, या कला के विभिन्न पक्षों में भी आप गई, फोटोग्राफी में गई, आर्किटेक्चर में गई, या स्कल्पचर में गई, या म्यूजिक में गई, या डांस में गई, क्योंकि कला नॉर्मली डजंट मीन ओनली पेंटिंग्स। तो वो हाँ, कलाकार जो होता है भारत में, कला इज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। जी, कला जो जी, है वो एक अंतर संबंध वाली वस्तु है या ज्ञान जी, है। तो जी, हम बिल्कुल, जी, आपसे ये भी बिल्कुल। जानना चाहेंगे बातचीत के दौरान, जी, बीच में जी, कभी, जी, जी, अभी जी, तो 12-13 मिनट हुए, जी, कि जी, आपने अपनी कला को कैसे विकसित किया, क्योंकि कला जब जी, भी आप शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ ओनली टू पेंटिंग। जी, लेकिन वो भी बताइएगा कि कौन से कलाकार अच्छे लगते हैं, कैसे कैसे आप प्रभावित हुई, जी, क्या आपको जी, कॉलेज जी, ऑफ आर्ट के पास से मेरे ख्याल से 10 मिनट लगते हैं कल्चरल कैपिटल का एरिया जो है, जिसमें जी, श्री राम मंडी हाउस सेंटर, इतना नज़दीक त्रिवेणी, है, बिल्कुल, बिल्कुल, संगीत नाटक एकेडमी, सब बिल्कुल। ललित कला अकादमी सब साथ में है, तो वहाँ भी आप जाती होंगी।
सर वो तो इतनी मन लगने वाली जगह थी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि सर कॉलेज ऑफ आर्ट था 9 to 5 सर, उसका हमारा टाइमिंग्स होते थे। उसके बाद कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि हम 5 बजे घर आ गए। उसके बाद मंडी हाउस पहुंच गए, मंडी हाउस में 2-4 शो देखे, वहाँ ढाबे पे बैठ के चाय पी, 2-4 दोस्तों के साथ आर्ट के बारे में बातें की, और फिर उसके बाद घर पहुंचते थे सर 8-9 बजे। किसी दिन अगर जल्दी पहुंच भी गए तो पेरेंट्स ये कहते थे कि तबीयत ठीक है, आज जल्दी तो सर जब तक कि ये कह लो कि पार्ट ऑफ द एजुकेशन ही था सर, स्टडीज ही था है। उसके बाद हमें वो मिलता था कि स्केचिंग करने हैं आपको, डेली के 100 स्केचिंग करने हैं। कभी रेलवे स्टेशन चले गए स्केचिंग करने के लिए, कभी वो श्री राम सेंटर के बाहर बैठ गए ढाबे पे, चाय के ढाबे पे स्केचिंग करने के लिए। तो वो एक पार्ट ऑफ द स्टडीज ही था, और आई थिंक हर आर्टिस्ट की लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है सर। बिल्कुल वो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बड़ा टाइम वेस्ट करते थे, बिल्कुल भी नहीं था सर वो ऐसा। इनफैक्ट आज का माहौल काफी चेंज हो चुका है। मैं अगर कॉलेज ऑफ आर्ट में सर जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल चेंज लगता है। पहली बात, वो टीचर्स ही नहीं मिलते जिनको हम इतने विद्वान लोग जो मिले सर। अभी भी होंगे सर, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे टीचर नहीं है, लेकिन मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले सर। बहुत अच्छे। थैंक यू पूनम जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी अभी तक अनुभव जो थे। जोशी सर, आपने जो सवाल भेजा है सर, वो पहले तो स्ट्रीम यार नहीं लेता था, फेसबुक ने भी पूरा दिखाने से मना कर दिया उसको उसकी लंबाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है सुरसा के मुंह की तरह, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर। वो आपने कमेंट्स में डाल दिया, मैं वैसे बोल देता हूँ जो कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। देखिए सामने स्क्रीन पर है, वो पूरा आ नहीं रहा है। कुछ कहा सर, स्क्रीन पर सवाल है, पूरा आ नहीं रहा है, आप पढ़ लीजिए प्लीज। जन्म से हिंदू, पेशे से वकील और धार्मिक आस्था के मुद्दे पर एक विशेष संस्थागत सोच रखने वाली यह शख्सियत उस प्रांत की निवासी थी जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की थी। मुस्लिम एरिया में ये रहते थे। इनके दादा जैन थे और इनकी माँ सिख परिवार से थी। इनके पिता फारसी और उर्दू के बड़े चर्चित विद्वान भी थे। ये स्वयं उर्दू के एक बड़े शानदार लेखक थे, और इनका अपनी 23 साल की उम्र में एक विश्वविद्यालय के संस्थापक को जो पत्र न उर्दू में लिखा, वो अभी तक भी एक लिटरेरी ट्रेडिशन का एक हिस्सा माना जाता है। बहुत चर्चा हुई उस जब इन्होंने लिखा था, लेकिन अभी भी उसको कोट किया जाता है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किताब निकाली थी, सोर्सेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। उसमें इनका अलग से इनको एक बारे में एक चैप्टर दिया गया था। और इसके आगे क्या था, मैं अपने फोन पे देखूं। ये एक उस पर पकड़ लिया सर, गलत फुट पर पकड़ लिया आपने, मेरे को पहले बता देते ना। हाँ, इन्हें अपने आप में एक संस्था माना गया। हम किन की बात कर रहे हैं? इंग्लिश में है कि हिंदू बाय बर्थ and advocate by profession and followed institutionally religious practice. This personality belonged to an area which was predominantly Muslim. His paternal grandfather was a Jain and mother was from Sikh origin. His father was a popular scholar of Persian and Urdu. He himself was a chaste writer of Urdu language. The letter which he wrote in Urdu when he was only 23 years old to the founder of the university being quoted till today. The book Sources of Indian Traditions, brought out by Cambridge University, had a special chapter on him. He was considered an institution by himself. Whom are we paying our homage by remembering him? मेरे को कुछ जरूरी हिंट देने थे क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन लंबा हुआ। सर आप मुझसे इनका नाम पूछ रहे हैं जी? ये कौन थी जिनके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ये हम एक सवाल आपसे पूछते हैं। आप भी दे सकती हैं जवाब इसका। ये सवाल हम दर्शकों से पूछते हैं। अच्छा, ठीक है सर।
सर मुझे में माया ऑप्टिकल्स मुझे हल्द्वानी जो है वो एक चश्मा देती है करीब करीब 1000 रुपए का, उनको गॉगल फ्री दिया जाता है जो पहले सबसे पहले अच्छा ठीक अच्छा आंसर देता है। अच्छा सर मैं प्रश्न मुझे के लिए रिसर्च ये होती है हिस्ट्री का पूनम जी है। कि प्रश्न जो है वो गूगल में न मिले। अमृता हमने शेरगिल तो चैलेंज नहीं ये है लिया सर? है कि गूगल में न मिले। सर मुझे लग रहा है अमृता शेरगिल तो नहीं है। जी अमृता शेरगिल मैम आई एम नॉट श्योर। Oh no, by नो no means, अच्छा by all means ओके no, ओके no। ओके ओके चलिए हम तो जो हमारा मुख्य वक्ता होता है उनसे उनके बारे में जानने की वो कोशिश करते हैं, अच्छा तो भट्ट जी अभी अच्छा आएंगे। तो अच्छा ये अच्छा जो एक अपनी चर्चा में आप जरूर बताइए कला की परिभाषा आपके लिए क्या है, आपको किस कला ने प्रभावित किया, जी बाकी जी फेवरेट आप किस विषय में बनाती हैं, कौन से आपकी थीम्स हैं, कौन आपके फेवरेट आर्टिस्ट रहे, किस फील्ड में रहे। हम पेंटिंग ही नहीं जानना चाहते हैं, कोई और भी चीजें आपको अच्छी लगती होंगी। आप मंडी हाउस के चारों ओर घूमती थी दोस्तों के साथ, तो हाँ जी वो भी हाँ जी एक हिस्सा होता है जिंदगी का, जिससे जी बिल्कुल बिल्कुल कलाकार का परिप्रेक्ष्य भी और कलाकार का जी आगे का विजन भी बड़ा क्लियर होता जी है, बड़ा जी जी विकसित होता है, बड़ा एनरिच हो जाता है। तो ये जी सब जी चीजें हैं। तो हाँ अभी जी भट्ट जी आएंगे तो वो आपसे पूछेंगे ही। जी जी लेकिन तब तक आप ये चर्चा जारी रख सकती हैं कि क्या आपको हाँ अच्छा जी लगता है, कैसे आप बढ़ी और क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहे आपके। हाँ जी सर बस फिर उसके बाद कॉलेज में बीएफए करने के बाद एमएफए में एडमिशन लिया। और लेकिन मैंने आपको बताया कि इस दौरान मुझे इमिजिएटली मुझे एडमिशन नहीं मिला था। 1 साल का गैप रहा था। और उस 1 साल के गैप के दौरान मेरे पास मैं पेंटिंग से किया मैंने। पेंटिंग के अंदर अंदर अब हम ग्राफिक्स भी करते हैं सर। हाँ, ग्राफिक। ग्राफिक्स में मेरे पास एचिंग था। ओ, एचिंग मतलब हाँ एचिंग प्रिंटिंग सर 2-3 तरह की है, सिल्क स्क्रीन, लिथोग्राफ एंड एचिंग। तो मेरे पास एचिंग था सर। एचिंग में मैं बड़ी लकी रही कि मुझे अनुपम सूद मैम का साथ मिला। ओके। अनुपम सूद मैम बहुत ही अच्छी सर प्रिंट मेकर हैं सर, बहुत वेल नोन प्रिंट मेकर हैं। तो उनके साथ मैंने बहुत सीखा सर। तो क्या हुआ कि उस दौरान जैसे ही मैंने बीएफए किया और मैम जो हैं वो शायद 1 साल के लिए कोई रेजिडेंसी पे पेरिस चली गई सर। हाँ, तो ओके। उनको लगा कि भाई अब मेरी जगह पे मैं किसको रख के जाऊं कि डिपार्टमेंट भी ठीक, क्योंकि जो एचिंग डिपार्टमेंट की वो हेड थी, कि मैं किसको रख के जाऊं यहाँ पर अब जो आगे क्लासेस को कंटिन्यू रख सके। तो सर ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया कि भी ओह 1 साल लवली, तक तो दैट्स 1 साल लवली। तक सर, हाँ 1 साल तक सर मैं फिर कॉलेज में ही रही एज अ विजिटिंग लेक्चरर जस्ट वाह। इमीडिएटली आफ्टर माय बीएफए। ये हाँ लक्ष्मण गौड़ा जी या बालन नाम्बियार जी, ये सब भी अच्छे प्रिंट जी मेकर्स या जी जी रहे हैं सर ये लोग। हाँ तो जगमोहन चोपड़ा सर वो जगमन। उनके हाँ वो उनके भी सर रहे हैं अनुपम मैम के। वो तो खैर हमारे साथ तो नहीं थे, वो तो काफी पहले रिटायर हो चुके थे। हाँ, तो वो सर उस 1 साल के दौरान भी सर मैं कॉलेज में एज अ स्टूडेंट ना रह के मैं सर एज ए विजिटिंग लेक्चरर रही। और डबल मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी। डबल डबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बहुत मुझे फायदा भी मिला कि मैं उस वो कह लो ना वो एक एटमॉस्फेयर में भी रही कॉलेज के, जो कि मुझे मैं बड़ा परेशान थी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कि अब मैं 1 साल क्या करूंगी, क्योंकि एडमिशन तो मिला नहीं मुझे एमएफए में। तो वो उन टीचर्स के टच में भी रही जो आगे मास्टर्स की क्लास लेने वाले थे। राजीव लोचन सर हैं, जय जरोटिया सर हैं, उन लोगों के तो बीच बीच में जो मैं काम करती थी उनको वो भी दिखाती रहती थी। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट 98 में मैंने बीएफए किया। देन 99 में मुझे एडमिशन मिला अगेन एमएफए में सर। फिर उसके बाद 2 साल मैंने एमएफए किया उनके अंडर रह के। और उस दौरान सर कह लो कि जो आर्ट को मैंने एमएफए में ही समझा कि एक्चुअल में रियल आर्ट है क्या। बीएफए में हम बहुत कुछ करते हैं। बीएफए इज लाइक फाउंडेशन जैक ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ, ट्रेड्स। हाँ फाउंडेशन ईयर्स ऑफ कह लो कि कोई भी आर्टिस्ट की लाइफ में 4 साल। अब थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ करते हो, कॉम्पोजिशन करते हो, पोर्ट्रेट्स करते हो, लाइफ स्टडीज, स्केचिंग, लैंडस्केप, एवरीथिंग। वाटर कलर भी करवा देते हैं, थोड़ा स्कल्पचर भी करवा देते हैं आपको, एवरीथिंग बीएफए तक। और उसके तो फिर उससे क्या होता है कि आप
लास्ट 4th ईयर में आकर के वो एक अपना एक लैंग्वेज क्रिएट करनी होती है हर स्टूडेंट को कि हाँ अब हम ये कर रहे हैं। उस वक्त थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ, अच्छा ये आर्ट है। वो भी थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे मतलब अल्फाबेट में ए बी ही समझ में आया, अभी तो बहुत दूर तक जाना था। वाह तो सर उस वक्त मैं बहुत इंस्पायर थी सर केजी सुब्रमण्यम सर से, आर्टिस्ट जो है केजी सुब्रमण्यम, उनका मैं बहुत काम देखा। और जैसे मुझे अच्छा साथ साथ मुझे मेरे चाचा की भी गाइडेंस पूरी थी। मैं कहूँगी वो मेरे पहले गुरु हैं जी और जी थे, अभी भी उनसे पूरी गाइडेंस रहती है मेरी मेरे चाचा से। तो वो मेरे को बोलते थे कि भाई पूनम, जिसका काम तुम्हें पसंद है उसका काम तुम बार बार देखो, तुम्हें क्यों पसंद है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें अच्छी लगती है और कोई कुछ इसमें बुराई नहीं है अगर तुम किसी आर्टिस्ट के इन्फ्लुएंस में आकर के अगर तुम वैसा ही काम करने लग जाओ। कुछ समय तो करोगे लेकिन बाद में धीरे धीरे तुम्हारी अपनी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। तो अपना एक स्टाइल डेवलप हो जाता है। जैसे जी इस्लाम में आपके गढ़ी विलेज के हमारे जी असुर वेद जी आए थे, जी तो असुर वेद हाँ जी का कुछ और था। ललित पंत जी आए, उन्होंने कहा जी मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में करता हूँ। जी और श्रीकांत जी आए थे, कौन थे वो, करते मैं आईज पे ज्यादा फोकस करता हूँ, तो जी मेरी हर पेंटिंग में आप आईज देखोगे। तो हाँ आपका एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल आपका क्या रहा? सर मेरा इतने मैं अभी शेयर स्क्रीन करके मैं आपको अपने कुछ काम शेयर करूंगी ओके, आपके साथ, तो जी फिर जी आपको थोड़ा सा सर मैं बताऊंगी कि भाई किस तरीके से मैंने सर डेवलप किया अपना वर्क ठीक और ठीक ठीक। मेरा क्या ध्यान रहा। तो उस वक्त सर थोड़ा मैं लैंडस्केप टाइप के काम ज़्यादा करने लग गई BFA 4th ईयर में सर, फाइनल ईयर पेंटिंग में, और काफ़ी उस तरीके के काम किए, लेकिन थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, ओके नॉट फिगरेटिव और रियलिस्टिक आर्ट की तरफ मेरा कभी भी रुझान नहीं था कि पूनम जी, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं मोने, जिनको आप MONET लिखती हैं लेकिन मोने टी मोने साइड यस मोने। मोने हाँ 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 मेरा ऐसा अनुभव रहा कि मैं अमेरिका जा रहा था पढ़ने के लिए, और मैं जी पेरिस में उतरा। जी पेरिस में मैंने दो चीजें देखना चाहता था, एक एफिल जी टावर और एक द लूव्र में मोनालिसा। जी तो आप विश्वास करेंगे, मैं 10 बजे जब पेरिस में द लूव्र में पहुंचा, हाँ पेरिस में उस दिन लूव्र के बाहर 8,000 आदमी लाइन में खड़ा था, बिकॉज माय मोने की एग्जीबिशन जो थी वो इनॉग्रेट हुई थी। ओके और मैं उस दिन अपने में इतना रोया उस दिन कि मैंने कहा हमारे देश में राष्ट्रीय संग्रहालय में जिसमें 5,000 साल की सभ्यता रखी है, जी उसमें 80 आदमी नहीं जाते हैं। जी 80 आदमी बिल्कुल बस ठीक एक, बोला आपने। देखो तो आपकी ऑडियंस फुटफॉल जो है वो 400-500 पहुंच जाती है, लेकिन असली जो लाइन में जी खड़े हैं 2 घंटे, और मुझे जी उस दिन टिकट नहीं मिला। और मैं अगले दिन सुबह 8 बजे गया जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके, और मैंने मोनालिसा की पेंटिंग को देखा। तो जी जी मोने जो है, मेरे को लगा वो नेचर से इतने इंस्पायर्ड थे जी कि जी उनकी पेंटिंग, तो मैंने कहा ये तो हमारे इंडिया में तो बन सकती है। लेकिन जैसा होता ना कंटेम्प्रेरी आर्ट में कि हाँ जी 2 लाइनें इधर और 2 लाइनें इधर और आर्ट बन जी गई, हम काफी जी चर्चा कर रहे हैं और जी आज समझेंगे आपकी आर्ट से। लेकिन लेकिन मोने का आपको लगता है नेचर से, आप जैसे कह रही हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट बनाती थी, आप नेचर से ज्यादा रिलेटेड थी आप, तो वो बाहर के आर्टिस्ट को भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। जी जी मैं वही आपसे आई थिंक मैं बाद में धीरे धीरे आऊंगी उस ओके मुद्दे पे भी सर। मेरा भी सर जो आपका एक्सपीरियंस रहा ये सिमिलरली मेरा भी एक्सपीरियंस रहा। मैं भी लवली। पेरिस होके आई और लूव्र म्यूजियम में गई, और सर जो सेम आपका एक्सपीरियंस था वो शायद मेरा भी था। मैं शेयर करूंगी सर उसके बारे जी में जी भी जी धीरे धीरे सर जी आऊंगी। तो थोड़ा सा और मैं आपको आगे की थोड़ा जर्नी और बता के फिर मैं अपने काम शेयर करती हूँ सर आप लोगों के साथ। तो सर उसके बाद बस MFA में एडमिशन लेने के बाद कह लो कि पूरी तरीके से एक अपनी लैंग्वेज डेवलप हुई सर आर्ट की मेरी, है ना। तो जो टीचर्स थे उन्होंने कुछ इस तरीके से क्लासेस ली कि जैसे कहते हैं ना कि वो आपके दिमाग का ना पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। जो हम आर्ट समझते थे ऐसा लगा अरे ये क्या हुआ, ये तो आर्ट है ही नहीं, आर्ट तो कुछ और ही है। और तो वो कुछ और नहीं। सब वैनिश हो गया। जैसे ये कह लो कि MFA फर्स्ट ईयर पूरा साल होता है,
उसमें वो इतना झंझोड़ दिया दिमाग को कि कुछ कर ही नहीं पाए, ओह कुछ नहीं कर पाए कि क्या करना क्या था, वो एक कहते हैं ना राह भटक गए। आप तो कुछ और ही सोच रहे थे, आर्ट तो कुछ और ही निकला, जिसको समझ में आ गया ये कह लो जी जी है ना। तो सर लेकिन एमएफए में मैंने सर ट्रूली मैंने इतना एंजॉय किया जब समझ में आई बातें थोड़ी थोड़ी। मैं ये नहीं कहूँगी मुझे आर्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया, शायद आज भी नहीं आया होगा तो वो तो मुझे लगता है कि एंडलेस जर्नी है आर्ट की, एंडलेस। आप चलते जाओ, हर दिन एक नई चीज मिलती है आर्ट में। तो वो तो एक सर एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एमएफए में, कि मेरा आर्ट ना सर बिल्कुल मिनिमल हो गया, मिनिमलिस्टिक एकदम, बहुत कम चीजें, और बिल्कुल रोजमर्रा की जो एक हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन की चीजें हैं, सिर्फ वही। कोई उसमें वो ऐसा नहीं होता था कि मैं बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बना रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट बहुत कम चीजें हो गई आर्ट में, जैसे कि पूरी मैम पेंटिंग में खाली एक शेड। पुणे में एक म्यूजियम है, राजा दिनकर केलकर म्यूजियम। अच्छा सर, सुना है सर मैंने, पर मैं हाँ, बट दैट इज ए म्यूजियम ऑफ एवरीडे आर्ट। ओके। घर में जो आप कह रहे हैं रोजमर्रा की चीजें ना, जी जी। दिनकर केलकर जी इतने पैशनेट थे अबाउट करेक्शन ऑफ दीज थिंग्स कि वो उनका लड़का जो था वो 104 डिग्री टेम्परेचर में था, तो वाइफ ने उनको पैसे दिए और उनसे कहा कि दवाई लेके आओ। जब वो जा रहे थे तो उनको कोई आर्ट पीस दिखा, वो आर्ट पीस लेके आ गए घर, दवाई नहीं लाए। एंड हिज सन इवेंचुअली डाइड, ओह राइट। माय गॉड। ही वाज सो पैशनेट। और वो राजा दिनकर केलकर म्यूजियम जो है, मुझे लगता है कि देश के हर आदमी को देखना चाहिए कि उनका क्या डेडिकेशन था। जब भी आप पुणे जाएं तो जी जब बिल्कुल भी सर। शनिवार वाड़ा ये जो टूरिस्टी चीजें होती है देखें ही जी देखें बिल्कुल जो भी है, बिल्कुल सर। लेकिन राजा दिनकर केलकर म्यूजियम देखिए। अच्छी मैंने बात कुछ बताई काम सर किया आपने। था बोरुंदा। बोरुंदा जो है वो जोधपुर से 60 किलोमीटर अंदर एक गांव है बोरुंदा। वहाँ पे विजयदान देथा जी थे, जिनकी फिल्मों में, जिनकी किताबों में, जिनकी कहानियों पे फिल्में भी बनी। विजयदान देथा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और बहुत बड़े साहित्यकार इस देश के। उन्होंने कोमल दा के साथ, कोमल कोठारी जी के साथ मिलके झाड़ू पे एक म्यूजियम बनाया। झाड़ू पे आप विश्वास कर सकते हैं कि झाड़ू जैसी चीज कलात्मक, जो आप कह रहे हैं ना, वो एमएफए के फर्स्ट ईयर में सब गड़बड़ हुआ और फिर सेकंड ईयर फिर कुछ आया समझ में, फिर लगा कि हाँ यार एवरीडे आर्ट है, कुछ कुछ है अपने जीवन में, कुछ अपने जीवन में, जिंदगी दैनिक जीवन जी कला है, जी तो वो भी जी आप जरूर जाइएगा देखने की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बस फिर एमएफए किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे बेस्ट स्टूडेंट का एमएफ हुसैन अवार्ड मिला फाइनल वाह, ईयर तो में ये तो सर। आप मिठाई लेके आना चाहिए था आपने। सर बड़ी पुरानी बात शो हो के गई, 2001 शो में में मिठाई लेके आनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। 2001 बहुत में अच्छी मिला न्यूज, मुझे। वेरी गुड, जी जी एब्सोल्युटली, सर। और सर कांग्रेचुलेशन। मैं बहुत स्टन थी कि अरे ये क्या हुआ। मतलब मेरा आर्ट इतना अच्छा लगा मेरे टीचर्स को कि सर मेरा नाम रेकमेंड किया उन्होंने एमएफ हुसैन अवार्ड के लिए, जो कि हमारे कॉलेज का हाईएस्ट अवार्ड है, एमएफ जी हुसैन जी अवार्ड। जी। तो उस और इसी दौरान सर मुझे एमएफए फर्स्ट ईयर में ही नेशनल स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, जो कि उस वक्त सर ईयर 2000 में 2000 रुपीज पर मंथ था, आई थिंक फॉर 2 इयर्स। और वो एक बहुत बड़ा हाँ, अमाउंट था सर, एक बहुत बड़ा वो अभी अमाउंट भी था 2 वो साल मेरे के लिए। लिए ही है, अच्छा अभी भी 2 उदयपुर में साल के उसका लिए, लेकिन इंटरव्यू हुआ 5,000 था। रुपया देते हैं, 5,000 जी रुपया दे देते हैं उसमें आजकल। जी जी, उदयपुर में उसका इंटरव्यू हुआ था और हम लोग गए थे, और वो सर लकीली आई गॉट दैट स्कॉलरशिप। और ओके, उसके बाद सर इसी बीच में एक कंपटीशन और हुआ, जिसमें चाइल्डहुड मेमोरीज करके कोई पेंटिंग बनानी थी। नोकिया आर्ट्स अवार्ड करके था, एक एशिया लेवल पे था, और एशियन कंट्रीज का ही था वो, जिसमें से कि हम 5, वो स्टूडेंट्स के लिए ही था, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक उस टाइम पे। और हम 5 स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ। और सर मुझे कोरिया जाने का मौका मिला उस दौरान फॉर 10 डेज, और सियोल गई थी मैं सर उस अवार्ड में।
और 40,000 lovely. कैश था, और वो तो जैसे कि ये क्या हो गया। ठीक है। तो हर बार जब भी तो अच्छी चीज होती थी, जब भी हर जी, बार अच्छी चीज होती थी, आप यही कहती थी, ये क्या हो गया? ये क्या हाँ, हो ये गया, क्या हो मतलब गया? एक चीज और होती है सर कि स्टूडेंट लाइफ में अगर आप ऐसी चीजें अवार्ड्स आपको मिलते हैं ना, आपको एक एनकरेजमेंट भी मिलती है, और कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग आती है यू आर इन राइट डायरेक्शन, है ना। तो वही चीज मेरे अंदर भी आई, और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा मुझे मेरे आर्ट को लेके कि भाई तो यस चर्चा में एक आपकी मित्र हैं, कोई सुनीता जी, वो ये कह रही है कि आप बच्चों के साथ, स्कूल में जी बच्चों के साथ बहुत अच्छा क्राफ्ट एक्टिविटी करती हैं। तो उसके बारे में बताइएगा। आप भट्ट जी को मैं माइक देता हूँ, भट्ट जी आपसे पूछेंगे जी कि भट्ट जी ज़्यादा एनालिटिकल हैं मुझसे कहीं अच्छा ज़्यादा, तो वो ठीक बट आई एम अ म्यूट स्पेक्टेटर नाउ। ठीक है सर। जी भट्ट जी। नहीं नहीं सर, सर आपका कोई मुकाबला नहीं है, आपकी विद्वता का कोई तोड़ नहीं है, हम तो सीखते हैं आपसे सर। हट जाऊँ क्या? आपका अनुभव इतना बृहद है सर, आपका अनुभव इतना बृहद है मैम। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो लगातार आपको देख रहे हैं और आपके जी अनुभव से प्रोत्साहित हो रहे हैं, और उनमें जो सबसे प्रमुख है वो हमारे एक दर्शक हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। स्क्रीन पर मैं उनका कमेंट शेयर कर रहा हूँ, जी और लगातार वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आप अगर पढ़ पा रहे हो। जी लिखते हैं कि बहुत सार्थक बातचीत है, कला को जीवन के अनंत गहराइयों तक ले जाने की प्रेरणा तुमसे ही मिली है। सर जगमोहन मुझे पंगानी मुझे मेरे लगता है मेरे बताने की आवश्यकता नहीं मेरे है। दोस्त हैं, मेरे हस्बैंड हैं। इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। मतलब ये कह लो कि मेरे आर्टिस्ट होने का वो कह लो कि जीवन सार्थक ही तब हुआ जब मेरी इनसे मैरिज हुई। क्या बात! दो दो कलाकार मिल गए सर, और इससे बढ़िया बात क्या होगी। उससे बात क्या? तो नो, ये कह लो देखिए, कि सर ये कह लो हमारे कि दिल्ली, हमारा हाँ जी जी हाँ जी सर, जी, बोलिए बोलिए। हाँ ये कह लो कि सर कि कहीं ना कहीं जब एक हर हर लड़की की जब एक शादी की एज में जब एक शादी की बात आती है, तो एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ सर मुझे ये बात का भी कहीं ना कहीं डर सताता था कि मालूम नहीं जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा, वो समझेगा कि नहीं समझेगा, वो मुझे आर्ट करने देगा कि नहीं करने देगा। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि भाई जो नॉन आर्टिस्ट हैं वो नहीं समझते आर्ट को, ये बिल्कुल मेरा मतलब नहीं है कहने का। कई बार वो भी बहुत अच्छे से आई मीन आपके स्पाउस हैं अगर नॉन आर्टिस्ट भी हैं, वो भी अच्छे से आपको समझते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा, मेरे जो फीमेल आर्टिस्ट फ्रेंड्स थी उनका आर्ट छूट गया सर, वो नहीं कर पाई। वो कह लो कि फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, या उनको समझा नहीं गया, या कह लो खुद भी जैसे कि वो उतना नहीं, और वो कॉलेज में बड़ा अच्छा कर रहे थे वो लोग। लेकिन सर मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, मैं इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा अच्छी कर रही हूँ। बहुत अच्छा। और ये कह लो कि मुझे हर कदम पे एनकरेज किया मेरे हस्बैंड ने, हर जब ये कदम पे। शादी की बात थी तब भी आपने यही कहा, हाय ये क्या हो गया? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ये तो उस वक्त तो सर कह लो एक मैच्योर हो चुके थे, और डिसीजन तो लेना ही था शादी का। और फैमिली में वो भी क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू से ही एक आर्ट का माहौल था, तो फैमिली में भी बिल्कुल भी कहीं से ऐसा नहीं आया कि अरे नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि सर आर्ट जो जगमोहन हैं वो फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, और आपको तो मालूम ही है लड़की की शादी होती है तो पहली बात लड़का क्या करता है, उसका घर का। तो ये चीजें तो होती हैं। अब मैं क्या बोलूँ, ना तो घर है ना नौकरी है। लेकिन सर मुझे उनके अंदर जैसे कह दो अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि अरे मैम, कि वो आपने कुछ शोले के धर्मेंद्र के डायलॉग बोलने थे कि मौसी जब शादी हो जाएगी तो लड़का कमाने ही लगेगा। तो ये है सर खैर, कि ये मैं बहुत अच्छा। और हमारे एक और दर्शक हैं, दिल्ली के ही शिक्षक हैं और लौंडा है, शो में भी आए थे, कृष्ण कुमार वर्मा जी। वो लिख रहे हैं कि मैंने भी झाड़ू की सीख से हैप्पी न्यू ईयर लिखा और उसमें अपना और अपनी पत्नी का नाम भी लिखा। वाह वर्मा जी, क्या बात है! अच्छा झाड़ू की सीख से पत्नी का नाम लिखने वाले आप दुनिया के पहले आदमी होंगे।
तो इसके लिए आपको बहुत आपके बहुत समर्थक नहीं है, आप पार्टी के समर्थक तो नहीं है। नहीं सर, आप झाड़ू को हटा दीजिए, आप आर्ट को देखो इसमें सर, आर्ट देखो सर, झाड़ू हटा दो। जी बिल्कुल कितना बिल्कुल, कितना हमें कला से आर्टिस्टिक मतलब है ना। कितना आर्टिस्टिकली लिखा होगा उन्होंने अपनी वाइफ का नाम जी इसमें। बहुत बहुत जी। शानदार, बड़े रोचक टीचर हैं ये, बहुत ही जी शानदार। जी जी मतलब जी इनके बारे में हमारे जान बहुत के सारे इनकी दर्शक हैं। कहानी पढ़ के लगता है कि ये वास्तव में मैम बोल बहुत रहे सारे हैं। दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं आपके अच्छा बातचीत को सुन के। अशोक कुमार अच्छा प्रधान जी हैं उड़ीसा से, जी जी श्रवण कुमार पाठक जी हैं हमारे बहुत अच्छे संगीतकार हैं रांची अच्छा से, राजेंद्र अच्छा स्वेन जी उड़ीसा से, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी जी उत्तराखंड से, जी राकेश जी जुगरान सर जी हमारे ढाई सबको प्राचार्य हैं नमस्कार, मेरा देहरादून सबको में, नमस्कार। पूरन सिंह गोरा जी हैं हमारे उत्तराखंड के संगीत शिक्षक हैं, रामसेवक जी यादव जी हैं दिल्ली सीसीआईटी में, जी दीपा जी तिवारी जी जी हैं उत्तराखंड से, बसंत पांडे जी हैं, और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि बहुत ही सार्थक बातचीत हो रही है और कला जीवन की तपस्या है और जी आप जी उस तपस्या में अभी सक्रिय हैं। और अतुल जोशी जी जी बहुत अच्छे हमारे कवि हैं, जन कवि देहरादून के, जी वो भी कह रहे हैं कि अंतहीन प्रवाह है कला और जीवन की। बिल्कुल सही सर, आप एकदम बिल्कुल ठीक आपने बिल्कुल बात कही। बिल्कुल और बिल्कुल रजनीकांत बिल्कुल सर। शुक्ला जी, नागबेन, बहुत सारे, सुनीता मलेथा जी हैं, वो कह रही है जोशी सर को सुनना किसी से कम नहीं है, कितना सीखने को मिलता है आपसे। जोशी सर ये मैंने नहीं सिखाया उनको, वो खुद से लिख दी। जी सर जी अच्छा मैम, ये बहुत सारे कमेंट्स हैं, रामसेवक यादव हैं, रामाश्रय सिंह हैं, जी बीना फुलेरा हैं, जी और धीरज मिश्रा हैं, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं। लगातार इस आपकी बातचीत से प्रफुल्लित हो रहे हैं सारे लोग, लेकिन हम जी चाहेंगे सर। कि वो चित्र देख के ज्यादा प्रफुल्लित हो। तो आपसे आप अनुरोध है कि आप थोड़ा अपना काम भी दिखाएं हाँ जी हाँ जी और लोगों को उसके बारे में थोड़ा बताएं भी प्लीज। जी जी सर, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ अपना वर्क। जी, तब तक बहुगुणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी देर से बहुगुणा जी देखने होते, क्या कह रहे हैं? और वो कह रहे हैं कल झाड़ू भेज दूंगा, क्या कह रहे हैं? वर्मा जी कह रहे हैं भेज दूंगा। सुन नहीं पाया, नेटवर्क, जी जी, ये नेटवर्क बड़ा बेवफा है सर। मेरा नेटवर्क चला गया था यहाँ पे। हाँ, तो सुनीता मलेथा जी कह रही हैं कि बहुत शानदार बातचीत हो रही है। धीरज मिश्रा जी, मैम अपने चित्र दिखाती हैं, मैं कमेंट्स लोगों के बताना चाहूंगा। धीरज मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, कला विषय पर भी, कला विषय की सार्थकता पर अच्छी बहस। और कृष्ण कुमार वर्मा जी पता नहीं किस बात पर करें कि तब मैं बहुत प्यार करता था, पता नहीं किसको करते थे सर, हम समझ नहीं पा रहे। हाँ जी सर, मैंने स्क्रीन पे सर एक वर्क भेजा है, आप देख पा रहे होंगे। जी, अभी नहीं आया सर स्क्रीन से, नहीं अभी आया नहीं मैम आया? अभी स्क्रीन से। अच्छा नहीं, अच्छा हाँ, जैसे एक आएगा तो मिनट, मैं यहाँ हाँ, से। जी, आप वेट कीजिए तो थोड़ा, मैं जागेश्वर जोशी जी का बहुत अच्छी वार्ता। जोशी सर, आपने हमारा जो कार्टून बनाया उसके लिए हम आपके आभारी हैं सर, और हम वाकई आज कार्टून हो गए हैं, लगातार 122 दिन हो गए हैं कार्टून बनते हुए। जी, अतुल शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ, दर्शक हूँ, और आज पूनम की चर्चा सुनकर अच्छा लगा और गहरा भी। धन्यवाद सर। और अपूर्व पंत जी कह रहे हैं मैम की पेंटिंग में वाइब्रेंट और फ्लोरेसेंट कलर्स का यूज ज्यादा लगा, क्या राजस्थानी कलर्स का भी इफेक्ट है? अतुल शर्मा जी तक मेरी शिकायत पहुंचा दीजिए। जी, वो सुन लूंगे सर आपको, आप बोलिए। सर अतुल शर्मा जी की शिकायत, अतुल शर्मा जी ने क्या कहा कह था रहे कि एक मिनट में बगुड़ा जी कुछ कह रहे हैं। जी बगुड़ा जी बोलिए। मैं अतुल शर्मा जी को अपनी शिकायत पहुंचा रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं इस पे एक गीत लिखूंगा टीचर शो पे और उसको सुनाऊंगा भी गा करके, वो उन्होंने अभी तक अच्छा, भेजा नहीं है। उन्होंने किया है तो चलिए कोई बात नहीं सर, गीत लिखना कोई व्यंग लिखने जैसा नहीं है सर, ये मनुआ तो लिख दिया, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं। तो मैं शर्मा जी के साथ खड़ा हूँ। शर्मा जी, जब आपकी इच्छा, जब आपका मूड हो तब लिखिएगा सर, आराम से, लेकिन गीत बढ़िया होगा, उसकी गारंटी है बबुआ जी। जब लिखेंगे बबुआ शर्मा जी तो वो गीत बड़ा शानदार होगा। जी मैम, आप चित्रों के बारे में बताइएगा। सॉरी। हाँ जी सर, ये आपकी स्क्रीन पे शेयर, अब आ गया है सर? हाँ सर, दिख रहा है, स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ जी सर। सर ये मेरे बहुत इनिशियल वर्क हैं, मैं बीएफए जी, मैं जब बीएफए कर रही थी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जी, ये तब के काम है। मैंने अपनी जी, बातचीत में ये बताया था कि शुरू में कहते हैं कि वो आर्ट की इतनी समझ नहीं थी तब, जो समझा वो कर लिया।
तो उस वक्त तब भी मेरे जो सब्जेक्ट होते थे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वही होते थे। कहीं चेयर बना दिया, कहीं कहीं आप देखेंगे साइड में कार बना दिया, कहीं एरोप्लेन जा रहे हैं, कहीं दीवार पे चींटियाँ चल रही हैं। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स मेरे होते थे और काफ़ी कलरफुल पेंटिंग होती थी और काफ़ी कुछ होता था एक पेंटिंग के अंदर, एक ड्रामा जैसा क्रिएट होता था। तो इस तरीके के सब्जेक्ट होते थे और मैं आपको कुछ और भेजती हूँ। फिर उसके बाद सर धीरे-धीरे कह लो कि चीज़ें हटती चली गई। काम जो है मेरा बहुत मिनिमल होता चला गया। मतलब चीज़ें हटती, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं होना चाहिए आर्ट के अंदर, काफ़ी क्लियर और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए आर्ट के अंदर। तब जी ये जी बिल्कुल। तब ये इस तरीके का आर्ट थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ। ये एमएफए के स्टार्टिंग के वर्क हैं। एमएफए वाह, बहुत जैसे बढ़िया। ये एक सर चेयर बनाया है, उसके अंदर सर मुझे मिनिमम काम करने में और एक बारीक-बारीक काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। आप इसकी डिटेल देखेंगे तो मैं काफ़ी कुछ कलर को स्क्रैच करके, कहीं डॉट्स डाल के, ये सब बहुत करती थी काम। ये सारा ऑयल में है, ये बहुत वाला काम। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, हाँ, बहुत हाँ। खूबसूरत। तो इसमें इसके बाद से वो धीरे-धीरे कुछ उसी तरीके इसी से रिलेटेड मैं और काम आपको दिखाऊँगी। जैसे जी जी सर ये वाला वर्क है, इसमें मैंने सिंपल एक शर्ट बनाई है, शर्ट के पीछे एक शर्ट की शैडो बनाई वाह। है ना? तो इसमें हम्म, खाली एक प्लेन कलर है, फिर उसके बाद पूरे उसमें कहीं स्क्रैच करके छोटा-छोटा शर्ट्स का ड्राइंग दिया है। उसके अंदर भी मैंने स्क्रैच करके काफ़ी अलग-अलग तरह के कलर के ब्लॉक्स बनाए हैं, ब्लू कलर के। तो जितना मिनिमम रहता काम मुझे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। मुझे लगता था जितना कम काम हो उतना अच्छा है, वो जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। ज़्यादा जी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए काम के अंदर, आर्ट के अंदर। जी तो मैं इसको ज़्यादा एन्जॉय करती थी और समहाउ मुझे इस चीज़ के लिए टीचर्स ने भी काफ़ी ये वाला काम मेरा काफ़ी पसंद किया और मुझे काफ़ी एनकरेज किया इस चीज़ के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे इसी से रिलेटेड ये कुछ काम है। ये देखिए आप, मैंने जैसे टी कप्स बनाए हैं, है ना? इसमें जी भी ऐसे ऑयल में है ये और कलर को काफ़ी स्क्रैच करके लाइंस लगाई हैं। फिर उसके अंदर ही कुछ क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बातचीत में डिस्कस किया था कि मेरे पास एचिंग था प्रिंट मेकिंग में। तो वो कहीं न कहीं उसमें ये इस तरीके का काम बहुत होता था। जिंक प्लेट पे स्क्रैचिंग करके उसको हम एसिड से काम करते थे और प्रिंट्स निकालते थे। जिन लोगों ने एचिंग प्रिंट किया है उनको इस बात के बारे में पता है। वो काफ़ी टेक्निकल पार्ट होता था, तो वो कहीं न कहीं मेरी पेंटिंग में अभी आ गया। वो जो एक टेक्निकल पार्ट था। तो इस तरीके से काफ़ी काम मेरा जैसे ये वाला देखिए, मैंने चिली बनाई है, मिर्च, एक कैनवस, रेड हम्म, कैनवस पे। काफ़ी सिंपल पेंटिंग है। इसमें कुछ इस तरीके का ड्रामा नहीं है कि भई समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। पर ये है कि मेरा आर्ट स्टोरी टेलिंग नहीं होता था कि मैं इसके पीछे की कोई स्टोरी बना के आपको बता दूँ। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आप इसको देखो और एन्जॉय करो टाइप, है ना? हम्म, तो और ये इस आर्ट को करने में मैं भी बड़ा एन्जॉय करती थी। मैंने कभी रियलिस्टिक आर्ट को या रिप्रेजेंटेशनल आर्ट जिसको बोलेंगे उसको मैंने कभी भी एंजॉय नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था समहाउ कि जो एक रियलिस्टिक आर्ट है, ऐसा नहीं, मैंने बीएफए के दौरान तो हम सब चीज़ें करते थे। तो उसको मुझे लगता था कि उसकी ड्राइंग करने में और उसको डेवलप करने में ही उलझ के ही रह जाते हैं, बजाय कि एक प्रोसेस को एंजॉय करने के। आर्ट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको आप एंजॉय करते हो, एक जर्नी है जिसको आप एंजॉय करते हो। अगर आप उसके टेक्निकल पार्ट में हम फंस जाते हैं कई बार कि इसका ड्राइंग सही नहीं आ रहा, इसका ये कलरिंग सही नहीं आ रहा, मैचिंग नहीं हो रहा उसके तो वो मैंने उस चीज़ को कभी एंजॉय नहीं किया। ऐसा नहीं है रियलिस्टिक आर्ट अच्छा नहीं होता, कुछ बहुत आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा रियलिस्टिक आर्ट करते हैं, लेकिन उनका एंजॉयमेंट उसी में ही है। मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता था कि जिसमें मैं प्रोसेस को एंजॉय करूँ। फिर धीरे-धीरे करके मेरा काम जो है एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चला गया।
जैसे ये आप देखेंगे इसमें कोई ऐसी इमेज नहीं है जिसको आप रिकॉग्नाइज करें, कोई ऐसी नहीं है कि आप पहचान सकें कि ये क्या है। जस्ट एक सिंपल लीव्स कह लो, है ना, या फिर वॉर्म्स कह लो, कुछ भी उस तरीके की इमेजेस थी और जिसके अंदर अंदर बहुत काम होता था पेंटिंग के अंदर अंदर। बट आपका तो थॉट प्रोसेस क्या रहता है आप जब ये पेंटिंग बना रही है एब्स्ट्रैक्ट, हाँ सर, व्हाट ये यू हैव इन माइंड? सर मेरे माइंड में जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट एक वेग सा आइडिया होता था कि मुझे ये बनाना है एक इमेज। हो तो उसके बाद मैं करते चली जाती थी और ऐसा कभी भी सोच के नहीं किया कि मुझे आर्ट में ये बना। जैसे होता है ना, कोई काम शुरू किया आपने और उसके काम के बारे में थॉट प्रोसेस है कि ये करना है मुझे, ऐसा सोच के मैंने कभी सर काम ही नहीं किया। जस्ट एक छोटा सा एक स्केच जरूर करती हूँ, एक ड्राइंग जरूर करती हूँ एक अपने स्केच बुक में कि मुझे ऐसा कुछ एक इमेज बनानी है, और वो मेरे मुझे सबकॉन्शियस पता क्या माइंड में लगा ही आपकी कुछ। मुझे पता क्या लगा आपकी पेंटिंग को देख के। जी जी आपने 2 पेंटिंग पहले दिखाई जिसमें आपने कुर्सी दिखाई, जी तो मुझे लगा आपके माइंड में इफेक्ट जी है पॉलिटिकल टर्मोइल का देश में, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं और सर, क्योंकि बिल्कुल हर भी आदमी जो है वो कुर्सी के पीछे है, इसलिए चलो जी कुर्सी बनाते हैं, नहीं। राइट? जी 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 फिर जी आपने इस शो को कोई एपिसोड देखा होगा तो उसमें हमारे जो बहुगुणा जी इनको मिर्ची बाबा कह के पुकारते हैं, तो आपने कहा चलो जी मिर्ची बना दी जाए, जी नहीं राइट? नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपने भी एक नहीं, एक, एक पेंटिंग आपने दिखाई जिसमें शर्ट थी और शर्ट की आपने शेडोज दिखाई, जी राइट? जी जी मुझे लगा कि आपने साहिर लुधियानवी जी को पढ़ा, और साहिर जी लुधियानवी जी की जो सबसे फेमस पोएम है जिसपे काफी चर्चा हुई देश में, वो है परछाई। सिलसिला अच्छा के गीत छोड़ दीजिए, कभी कभी के गीत छोड़ दीजिए, राइट? अच्छा। उनकी जो नज्म है परछाई, वो हाँ इतनी लंबी नज्म है और इतनी हाँ फेमस हुई कि उन्होंने हाँ। बॉम्बे में अपने घर का नाम रखा परछाई। ओके तो मुझे लगा ओके। कहीं आपने पढ़ी, हाँ और तब आपने कहा चलो शैडो की कुछ परछाई पर मैं भी खेलती हूँ, तो हाँ। वो, लेकिन आर्टिस्ट के मन में कुछ तो रहता है, एब्स्ट्रैक्ट भी सर हो वो तो। सर मैं जो है अपने आर्ट को मैंने बोला कि मैं बहुत सिंपल चीज़ें लेकर के मैंने स्टार्ट किया वर्क को। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई थॉट थी मेरे। आप जैसे कह रहे हैं ना कि जैसे कि आजकल कुर्सी के पीछे ही झगड़ा है कोई पॉलिटिकल कमेंट है, शायद ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगा, जैसे कि आर्ट इज टोटली ओपन। मुझे लगता है जब हम एग्जीबिशन देखने जाते हैं आर्टिस्ट से, ठीक है, अगर मन है तो पूछ लो कि आपने क्या बनाया है इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान का अपना एक परसेप्शन है आर्ट को लेके। जैसे कि आपने ये सोचा, दैट्स ऑल्सो ऑल राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगा कि आपको ये सोचना है कि मैंने ऐसा बनाया है, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। नहीं, लेकिन मैं तो लेकिन अपनी एक सोच के साथ जाता हूँ ना हाँ जी, एग्जीबिशन हाँ जी, देखने, बिल्कुल और जब मैं बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिस्ट से पूछता हूँ कि आर्टिस्ट ने क्या बनाया, तो मेरी सोच विकसित होती है। हाँ आर्टिस्ट जी, की हाँ सोच जी तो विकसित है ही, लेकिन वो जी। कहता है कि मैंने ये सोच थी इसलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई, तो मेरी हाँ जी, सोच हाँ जी। विकसित होती है कि देखिए आर्टिस्ट कहाँ पहुंच रहा है। इसीलिए हाँ मैंने हाँ आपसे कहा कि जब आप पेंटिंग बनाती हैं तो जी आप एब्स्ट्रैक्ट भी चाहे बनाती हैं, लेकिन कोई ना जी। कोई इमेज तो दिमाग में रहती है ना, या वो इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली आती है। सर वो स्पॉन्टेनियस, वो सर ओके, स्पॉन्टेनियस होता है, हाँ। राइट और राइट मैंने राइट। आपको बोला कि भी जैसे मुझे मुझे बिल्कुल भी मैं इंजॉय नहीं करती हूँ आर्ट को जब मैं उसके टेक्निकली उसमें फंस गई। अगर मैं फंस गई फेयर कि इनफ। भाई मुझे इसमें ना ड्राइंग करना नहीं आ रहा और मैं उसकी ड्राइंग को मतलब सही करने में लगी हुई हूँ, मैं वो जो एक इंजॉय करना होता है ना आर्ट को, वो एक साइड ले लेता है। फिर मैं फेयर उसमें इनफ, फंसी फेयर रहूंगी इनफ। कि मैं उसको कैसे इसको ठीक बिल्कुल करूं, ठीक, बनाऊं। बिल्कुल। उसका वो एक एंजॉयबल वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब सर जैसे जी, ये जी, वाला जो पेंटिंग है स्क्रीन पर, एक ये पेंटिंग ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसा कि सर मैंने बताया कि 2001 में सर मुझे एक अवार्ड मिला जिसमें मुझे सर मौका मिला कोरिया जाने का। तो सर कोरिया से वापस आने के बाद मुझे वहाँ एक मेरा ये फर्स्ट ट्रिप था सर, जो कि कह लो कि फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिला मुझे, और ये भी कि एरोप्लेन में बैठने का भी मौका मिला। तो ये सर ये वाला पेंटिंग आने के बाद किया, और जो मैंने वहाँ महसूस किया हाँ, उन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा कोशिश की लिटरली बनाने की। जो फर्स्ट वाला ऊपर जो एक ब्लॉक है उसमें एक लाइंस हैं कुछ, सर लाइंस हैं बारीक बारीक, फर्स्ट वाला जी, येलो जी, जी। ब्लॉक। हाँ, ये सर मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की कि मुझे वहाँ की हवा में एक अलग ही स्मेल दिखी।
जो कि हाँ, पूरा टाइम रही मेरे साथ। मैं जब तक वापस इंडिया नहीं आ गई, मुझे वो स्मेल, जैसे कह लो कि उसने पीछा नहीं छोड़ा, वो मेरे दिमाग में बस गई। और उसके ठीक साथ में मैंने नोज को थोड़ा सा डिपिक्ट किया ओके, है ना। इसके नीचे का जो है, जैसे ये साइड में जो वाइट जो बॉल्स हैं जो बनाए हैं, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया सर स्नोफॉल को वहां पर, है ना। तो इस तरीके से सर बहुत, जैसे कि नीचे जो रेड मैंने बनाया है वहां पर सर, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये आई कि आई एम प्योरली वेजिटेरियन, और वहाँ मुझे खाने को नॉनवेज ही हर तरफ दिखता था। तो मैं जैसे कह लो कि खाने को तरस गई कि खाना क्या खाऊं मैं। तो ये मेरे लिए बड़ी डिफिकल्टी हो गई थी, और जहाँ पर भी देखो फोक और नाइफ से ही खाना खाते थे, तो वो भी बना डाला। तो वो कह लो कि आकर के दिमाग में एक इतना वो गहरा असर पड़ा मेरे ऊपर उस कंट्री का, कि आकर के एक छोटा सा पेंटिंग तैयार किया मैंने। हालांकि इस तरीके का लिटरल पेंटिंग मैं बहुत कम बनाती हूँ, जी जी है ना। जी, तो सर इसके बाद काफी एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मेरा आर्ट चला गया था। और इसके बाद सर थोड़ा सा मैंने कॉलेज से निकलने के बाद मैंने थोड़ा मटेरियल के साथ प्ले करना शुरू किया ओके, सर। कैनवस से हटकर और ऑयल कलर से हटकर, एक्रेलिक कलर से हटकर, मुझे पता नहीं क्यों मुझे डिफरेंट मटेरियल यूज करने का मन हुआ कि मैं थोड़ा डिफरेंट मटेरियल के साथ प्ले करूं काम में, एब्स्ट्रैक्शन की ओर ही, है ना। तो ये मेरे कुछ काम हैं सर। इसमें शायद फोटोग्राफ से आप अंदाजा पता नहीं कितना लगा पा रहे हैं कि नहीं, बट नहीं, बहुत बहुत सुंदर कटिंग काम। पेस्टिंग है, कटिंग पेस्टिंग बहुत है इसमें, ओवरलैपिंग है, और कुछ अंदर की तरफ काम है, कुछ वाटर कलर है इसमें, है ना। ये देखो सर, इसमें टोटली सर लाइंस के साथ प्ले किया मैंने, एक प्रोसेस को एंजॉय किया। अब ये वाला जो सर एक लाइंस वाला वर्क है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट एक शीट को सर मैंने पेस्ट किया है, जिसके अंदर कुछ बीड्स लगे हुए हैं अंदर की तरफ, ये वाला। तो ये मैंने एक सर मटेरियल को बहुत एंजॉय करना, डिफरेंट मटेरियल को एंजॉय करना शुरू किया, तो मुझे इसमें बड़ा मजा आया। जैसे ये वाला देखो सर, इसमें जैसे कि मैंने एक गोल्डन कलर का एक क्लॉथ पेस्ट किया है ना, है ना। ये सर टोटली एक मेरा जो सर आर्ट है, मैं टोटली प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ। ये वाला देखें सर, इसमें एक जो बटर शीट है उसको पेस्ट करके जो एक ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट है कि पीछे से भी दिखे जो मैंने क्या बनाया है, उसके ऊपर कुछ पेस्ट किया, है ना। तो ये मेरे लिए एक जो जर्नी है इसका, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ सर। ये अलग अलग पेपर वर्क्स हैं सर। ये है, ये वाला देखें आप, ये वाला सर, ये वाला जो काम मैं आपको अभी शो कर रही हूँ, ये वाला सर, ये एक एग्जीबिशन लगी थी, ग्रुप शो श्रीधरानी में, त्रिवेणी में। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे गुरु जय जरोटिया सर ने ये वाला काम खरीद लिया था। वाह, क्या बात। तो सर मेरे लिए ये इतनी एनकरेजमेंट वाली बात थी ना, जी, मतलब जी, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। शब्दों में मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। राइट। तो सर इसके बाद और कह लो कि मेरा वर्क मिनिमल हो गया। ओके, जैसे कि वो काफी सारे मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग मटेरियल के साथ। अब जो उसके बाद जो वर्क आया सर, तो ये वाला निकल के आया सर। इसमें क्या है कि मैंने हैंडमेड शीट्स को सर ट्विस्ट करके उसके थ्रेड्स के जैसे बनाए सर मैंने, और उसको पेस्ट करना शुरू किया एक और हैंडमेड शीट पे, और एक इमेज बनाते हुए, जैसे कि एक ये स्पाइरल का इमेज जैसा है, एक वाटर की फीलिंग जैसा आपको दे रहा होगा। और ये काफ़ी बड़ा काम है, आई थिंक 20 बाय 18 इंचेस का होगा सर ये वर्क। और इसके ऊपर भी ये पूरा का पूरा वर्क करके इसके ऊपर सर एक लॉक्टा शीट आती है, नेपाली शीट होती है, राइस पेपर जैसा, वो पेस्ट किया है। और इस पेपर की सर खासियत ये होती है कि इस पे कोई इंसेक्ट नहीं लगता, कोई कीड़ा नहीं लगता। ओके,
हाँ, तो सर ये वाला भी अगेन एक वर्क है जो कि अगेन मैंने इसमें डेवलप करते करते फिर एक मुझे और आइडियाज आए कि मैं अब कुछ अलग तरीके की इमेजेस बनाऊं। तो ये मैंने पेस्ट किया उसको और एक जैसे कह लो कि एक रिवर के जैसा एक इमेज क्रिएट किया और उसके ऊपर भी आप देख पाएंगे कि मैंने एक अलग से एक बहुत ही थिन पेपर को पेस्ट किया है। कहीं कहीं उसमें से वो फट भी रहा है तो आप देख पाएंगे धीरे धीरे ना कि जैसे कि ये देखो, लेकिन इस ट्रांसपेरेंसी का एक अपना ही मजा है। शायद आप सर ये इसको इतना फोटोग्राफ्स में मेरे काम का ना सर वो इम्पैक्ट ठीक से आता नहीं है। मैंने ये चीज़ फील की है जितना ओरिजिनली उसको हम देखते हैं और उसको फील कर पाते हैं। You are saying that it's 2-dimensional, 3-dimensional? सर ये 2-dimensional. 2-dimensional. हाँ, काफी थोड़ा सा थिक है सर ये। हाँ। थोड़ा सा थिकनेस है इसमें, लेकिन ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। मुझे एक काम करने में 1 मंथ कभी ज्यादा भी लग जाता था। बहुत अच्छा। हाँ, ये क्योंकि एक पेपर को पेस्ट वो फोल्ड ट्विस्ट करना ही अपने आप में बड़ा टेक्निकल पार्ट था। पेपर को पहले मैं किसी गीले कपड़े में थोड़े दिन तक उसको, ताकि वो मॉइस्ट हो जाए थोड़ा सा, हैंडमेड शीट। उसके बाद उसको ट्विस्ट करना उसको थ्रेड्स की तरह, फिर उसको रखना, फिर उसको कंपोज करके मुझे किस तरीके से बनाना है, कैसे कॉम्पोजिशन होगा उसका, तो ये सारे पेपर पे हैं सर वर्क। मेरा एक प्रश्न पूनम जी जरा ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी कला की डेफिनेशन क्या है, आपको कौन सी कला ने ज्यादा प्रभावित किया, कैसे करे। दूसरा मेरा प्रश्न ये था, हम आपसे ये भी सुनना चाहेंगे बच्चों में स्कूलों में आप कैसे क्राफ्ट कराती हैं। तीसरा प्रश्न ये था कि एज एन आर्टिस्ट, सब आर्टिस्ट चाहे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के हो, क्या ऐसा कोई उनके आपके करिकुलम में है, जामिया में हो या आपके यहाँ हो या किसी भी, कि आप लोगों को जहाँ पेपर बनता है ना वहाँ की आपने कभी साइट विजिट की है? आपने कहा कि पेपर एक बनता है, इसको कभी नहीं लगता, तो व्हाट इज दैट, व्हाट डू दे यूज? क्योंकि पेपर देखिए इसमें बहुत सारे टीचर हमारे उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, 15 मिनट दिल्ली में आपको बेनिफिट है कि आपको पेपर इजीली अवेलेबल। लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे वो कैसे इंस्पायर होंगे कि कैसे पेपर मिलेगा। तो पेपर अपने आप में, मैं दिल्ली में क्राउड प्लेस में, खान मार्केट में मैं कभी कभी चला जाता हूँ पेपर की शॉप में देखने के लिए आर्ट पेपर कैसे होता है। वाइड वैरायटी ऑफ पेपर इज अवेलेबल इन दिल्ली बट नॉट इन उत्तराखंड, नॉट इन उत्तर प्रदेश, नॉट इन मध्य प्रदेश, नॉट इन महाराष्ट्र एज सच। आप लोग कभी जाते हैं कि पेपर कैसे बनता है? जी, मैंने तो अपने घर में ही इसका एक्सपीरियंस लिया है। इस मामले में भी मैं काफी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि मेरे जो चाचा हैं जगदीश चंद्र, उनकी वाइफ जो हैं वो भी आर्टिस्ट हैं। ओके। हाँ, उनकी वाइफ जर्मन है, आर्टिस्ट हैं, इनग्रिड नाम है उनका, इनग्रिड पिट्जर नाम है उनका। और सर जो उनका काम है, उनका यही काम है, वो सर अपने आप ही उनके पास मशीन है पेपर मैशे की। और सर वो डिफरेंट कह लो कि उससे मटेरियल से सर पेपर तैयार कर लेती हैं। वो सर कपड़े के टिश्यूज से पेपर तैयार कर लेती हैं। कोई पुरानी जीन्स होता है उससे पेपर तैयार कर लेती हैं। पुराने पेपर्स और भी कोई जैसे ये कोई प्लांट्स हैं सर, पत्ते हैं, उनसे भी पेपर तैयार कर लेती हैं। उनके पास मशीन है सर, और वो उस मशीन से श्रीलंका में हॉटेस्ट न्यूज है, श्रीलंका में एक बिजनेसमैन है जो जिनकी नौकरी चली गई कोरोना में, and he had some land. श्रीलंका is as green as केरल, right? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्रीलंका में जो हाथी थे ना, हाथी, वहाँ खूब सारे हाथी पाले। हाथी की जो पूप है, जो शिट है, जो उसकी कहना चाहिए, वो उसको कलेक्ट करके उसने इतने सुंदर पेपर बनाए। वो हाथियों को फाइबर बहुत है सर, फाइबर बहुत है। हाँ, और वो फाइबर ही चाहिए पेपर बनाने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो देख के दंग था। मैंने कहा वाह यार क्या आइडिया। एंड he has employed around 150 people with him
जी धीरे धीरे एक शुरू किया, लेकिन 150 लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है श्रीलंका में, जी जो जी पेपर जी बनाते हैं, यानी इट्स वेरी जी हॉट डिमांड, सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जी तो वो एक बिल्कुल ठीक कह रहे हाथी हो आप। की से, हाथी की पोटी से आप पेपर बना जी रहे हैं। आप जी किसी को कहें कि यार हाथी की पोटी से बना दो, हाथी नहीं, के आप भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ इस बात को। मैं जी बिल्कुल समझ गई, क्योंकि सर उसमें फाइबर बहुत है। फाइबर बहुत है, हाँ, बिल्कुल तो और पेपर बनाने के लिए बेसिकली हमें फाइबर ही चाहिए। फाइबर चाहिए, फाइबर चाहिए, और वो फाइबर से ही पेपर बनता है। तो जो बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, जो ये आर्टिस्ट हैं इनग्रिड, इनका टोटली वर्क ही उस पे बेस्ड है। तो इन्होंने क्या किया, एक मशीन ही खरीद ली सर, एक पोर्टेबल मशीन खरीद ली उन्होंने। कोई जर्मन मशीन है जो कि वो अपने आप ही उसको ऑपरेट करती हैं, और डिफरेंट फाइबर्स को यूज करके और अपना आर्ट वर्क तैयार करती हैं। और वो मैंने देखा है उनको पेपर तैयार करते हुए। तो कभी अगर मुझे मौका मिलता है कि मेरे स्कूल में मुझे कभी वर्कशॉप लेनी हुई, तो आई थिंक मैं इजीली ले सकती हूँ। वाह, आपके पास अगर वो मशीन नहीं है, यू कैन यूज मिक्सर ग्राइंडर। हाँ। आप घर में मिक्सर ग्राइंडर भी यूज कर सकते हो, है ना। बस लेकिन ये है कि यदि थोड़ा यदि टेक्निकली यदि चीजों वाइफ अलाउ करे तब घर की गृहिणी कहे कि खराब होने के चांसेस है उसमें। मैम, जो आपकी मिक्सी। भाभी हैं या चाची हैं जो जर्मन जी हैं और जो जी ये मशीन रखती हैं, उनको मेरी तरफ से कहिएगा या हमारी तरफ से बिनेन जी डांक, बिनेन डांक, अच्छा, 2 शब्द कहिएगा उन्हें, बिनेन डांक। ओके। ठीक है सर, ठीक है जी। नहीं, जी, तो बस सर ये मैं अभी ये यहाँ तक मैंने आपको अपना काम शो किया, और इसके बाद सर अभी मेरे जो रीसेंट वर्क हैं, जो मैंने लॉकडाउन में स्पेशली किए आफ्टर ए लॉन्ग गैप, काफ़ी गैप के बाद, वो बिल्कुल ही डिफरेंट आए हैं अब ये बिल्कुल इस तरह के भी नहीं है, लेकिन कह लो एक्सटेंशन है इसकी। ओके। इसकी एक्सटेंशन है, बट मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स नहीं है बाय चांस। तो कभी फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मौका लगेगा हाँ, तो वो मैं इंग्लिश में इस कहते हैं ना, चीज़ को इंग्लिश में जरूर। कहते हैं देयर ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। जी तो जी देयर जी ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। तो बट मैं हम आपसे उसको जानना नेक्स्ट टाइम चाहेंगे जरूर कि जी जी बच्चों स्कूलों में कैसे आप क्राफ्ट्स कराती हैं, जी स्कूलों में जी कैसे इंस्पायर हाँ करती जी, हैं? हाँ हाँ सर, स्कूल में सर मेरा बिल्कुल ये कह लो कि जिस तरीके का मेरा आर्ट है ना, उसी तरीके से मैं बच्चों के साथ भी सर उतना ही इंजॉय करती हूँ। इतना अच्छा काम करते हैं सर बच्चे। और ये भी चीज़ मैंने देखी है कि जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है, वो बच्चे तो बहुत ही इंटरेस्ट से करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर बच्चों पे कोई चीज़ थोप दी जाए कि भाई ये ऐसे ही बनाना है तुमने, जब तक कि आप उनको फ्रीडम नहीं दोगे, मैंने एज एन आर्टिस्ट ये चीज़ फील की है। लकीली सर, मतलब आप बार बार बोलेंगे कि मतलब ये पूनम शर्मा तो वाकई बड़ी लकी है। अगेन मैं इस ये चीज़ क्या हो में गया? बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा स्कूल मिला सर, बहुत अच्छा। फुली सपोर्टिव। सर वेयर आर जो यू इन हमारे दिल्ली? जो प्रिंसिपल, सर ये मेरा स्कूल है लाजपत नगर में। लाजपत। हाँ, लाजपत नगर में स्कूल है सर, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। 2002 में मेरी जॉब लगी सर एज एन टीजीटी ड्राइंग टीचर। सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं मिस्टर मुकेश चंद, मतलब ही इज़ फुली सपोर्टिव। उन्होंने आज तक सर मुझे ये नहीं बोला कि नहीं पूनम तुम ऐसा नहीं करोगी, और मतलब जस्ट लाइक यंगर सिस्टर वो ऐसा ट्रीट सैल्यूट करते टू हैं। हिम, सैल्यूट टू हिम मैम। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो आर्ट को समझते हैं। सबसे जी? इम्पोर्टेंट, आर्ट क्या? को समझते हैं, आर्ट को ओह समझते वाओ! हैं, कला को वाओ! समझते हैं। जी, जी, सबसे जी। अच्छी बात है सैल्यूट टू हिम। वो, है ना। तो सर वो मतलब आज तक उन्होंने मुझे किसी चीज़ में नहीं रोका कि आप ये नहीं करोगी। मैंने जिस मटेरियल, गवर्नमेंट स्कूल होते हुए सर, जितने मटेरियल की डिमांड की उतना मटेरियल दिया सर उन्होंने मुझे, वाओ! सैंक्शन किया। अभी सर 2-3 साल पहले मैंने बच्चों की फर्स्ट टाइम सर अभी तक की जॉब में एक बहुत अच्छी आर्ट एग्जीबिशन लगाई सभी बच्चों की। इतनी बढ़िया आर्ट एग्जीबिशन लगाई, जैसे कह लो कि अच्छे से प्रोफेशनल लगा दी, और सब इतने खुश थे, सर भी इतने खुश थे। लेकिन वो सब उनकी सपोर्ट की वजह से ही हुआ सर, अदरवाइज मैं मैम, नहीं कर सकती। लाजपत नगर इज सच ए कमर्शियल प्लेस हाँ कि जी जहाँ पे लोग बाग शॉपिंग करने के लिए ज्यादा जाते हैं। यू आर जी सच ए फॉर्चुनेट पर्सन दैट मुकेश कुमार जी अलाउड यू टू पुट अप ए एग्जीबिशन। तो आपने कुछ कमरा गैलरी बनाई होगी। हम अपने इस स्कूल शो में के सर, माध्यम से, इस शो के स्कूल में माध्यम सर। से सारे देश के
राज्य शिक्षा विभागों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेकार पड़ा हुआ है, उसको जी। आप आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दीजिए। बच्चों जी। की जैसी पेंटिंग बनी वो लगाइए जी। और फिर देखिए कि वो कैसे ब्लूम करते हैं। सर मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों को भी बहुत एनकरेजमेंट मिलती है जब उनका शो बिल्कुल लगता है। बिल्कुल और मैंने सर पूरा साल में क्या करती हूँ कि मैं जो बच्चों के जो अच्छे काम हैं मैं उनको कलेक्ट करती हूँ सर। बहुत और बढ़िया। मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने उनको, क्योंकि कह लो कि मैंने वो प्रोफेशनलिज्म भी देखा है आर्ट, क्योंकि मैं पूरा आर्टिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे मालूम है किस तरह से शो लगाए जाते हैं। तो एक एक बच्चे के काम को सर बकायदा अच्छे से माउंट करके मैंने कम से कम 1 मंथ लिया था सर इस चीज की प्रिपरेशन के लिए। ये जब जो मैं आर्ट आपने एग्जीबिशन एग्जीबिशन लगाई, ये जो आपने जी सर। एग्जीबिशन लगाई, इसमें फुटफॉल कैसा था? सर फुटफॉल की मैं बात करूं तो पेरेंट्स थे सर, पेरेंट्स हाँ हमने सर ये अच्छा रहा कि जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने ये लास्ट वर्किंग डे रखा, जो लास्ट वर्किंग डे होता है मंथ का, तो उस दिन हम लोग पीटीएम भी रखते हैं सर, एवरी लास्ट वर्किंग डे इज पीटीएम। तो वो पीटीएम पे सर पेरेंट्स तो आते ही हैं, तो वो बहुत अच्छी बात रही कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स ने सर देखा कि उनके बच्चे क्या कमाल कर रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन है, यदि आप हाँ जी लें सर, हाँ जी सर, हाँ जी मेरा जो इंस्टीट्यूट था, जो इंस्टीट्यूट है CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, जी वो 10 से 14 साल के बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। जी राइट, एनी चाइल्ड गुड इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, उनको 2 साल का अनुभव हो अच्छा, डांस में, पेंटिंग में, लिटरेचर में, गुड सर, और वहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो काफ़ी नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन हैं, दे आर इन ह्यूज नंबर्स। जी और मैं चाहता ये था कि आपका जो आर्ट एसोसिएशन या आर्ट टीचर्स का ग्रुप है, वो CCRT जी के प्रेम डायरेक्टर हैं मिस्टर ऋषि वशिष्ठ, जी उनसे आप बात करें, और उनके पास मेरे ख्याल से 100 नहीं तो 1000 पेंटिंग्स होंगी ऑल ओवर इंडिया से आती है, जिनको हम प्राइज देते हैं। जी वो सारी उन्होंने, हालांकि उन्होंने अपने ऑफिस में एक डेवलप कर दी आर्ट गैलरी और लगती है, लेकिन ज़्यादा इतनी पेंटिंग्स हैं, इतनी पेंटिंग्स हैं कि वो उसका डिस्प्ले नहीं हो पाता। तो यदि दिल्ली के स्कूल को जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर लें और पेंटिंग के एग्जीबिशन लगाएं और बच्चों को बताएं कि आपकी पेंटिंग लाजपत नगर के स्कूल दिल्ली में लगी है, तो केरल का बच्चा जी। बहुत खुश होगा, उड़ीसा का बच्चा बहुत खुश होगा, महाराष्ट्र का सर, बच्चा बिल्कुल। बहुत खुश होगा कि मेरी एक पेंटिंग वहाँ CCRT ने वहाँ लगाई। तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं मैम, और कोशिश करिए हैप्पीनेस थैंक यू प्रोग्राम सर, में, हैप्पीनेस प्रोग्राम में आपकी advice। मुकेश जी, आप मनीष सिसोदिया से कहिए कि स्कूलों में आर्ट गैलरी डेवलप कर दें। हैप्पीनेस जी, प्रोग्राम में बिल्कुल। कई सारे बहुत अच्छे चेंजेस गवर्नमेंट स्कूल जी, पे आ रहे हैं, और वो आ रहे बहुत हैं, अच्छा होगा कि एक मिथ जो प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल का है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल हमेशा सीन एज ए वेरी काइंड ऑफ जी। डिफेमेटरी, डेरोगेटरी काइंड ऑफ वर्ड्स उसके लिए यूज किया जाता है, वो चेंज हो रही है सिचुएशन। और जी। वो एक आइडिया से मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि एक इमेज अच्छी बनेगी। आर्ट जी, गैलरी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो वो भी डेवलप जी। हो जाएगा साथ में। जी, 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 जी। तो आपका बहुत सर अच्छा बहुत काम अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन है सर आपका। जी जी और ये जी। मैं भी चाहती हूँ सर, एक आर्ट को सर एक स्कूल में, मैंने एक चीज़ नोटिस की है और फ़ील किया है सर, ये मुझे लगता है कि बाकी टीचर्स भी ये बात फ़ील करते होंगे कि कला को जितना एक इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, आर्ट सब्जेक्ट को जितना एक इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, स्कूलों में वो नहीं मिलता है सर। लेट्स मतलब वेट मैं नेशनल अपने पॉलिसी स्कूल ऑफ एजुकेशन 2020 कैसे इम्प्लीमेंट होती है। हाँ, हाँ, और हाँ। मेरे को सर ये लगता है पीछे से थोड़ा सा सिस्टम का है। सर ये हाँ, स्कूलों का दोष नहीं है, ये सिस्टम का है सर। सिस्टम का दोष। पीछे से जो है ना सर, सही ये कह रहे हैं। जब तक कि वहाँ से करेक्शन नहीं होगा ना, तो स्कूल भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने केरल के बच्चों को देखा, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। त्रिपुरा के जो हाँ, नेचर के नजदीक हैं वो सुंदर पेंटिंग बिल्कुल, बनाते हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड में बिल्कुल, हमारे हजारों बच्चे होंगे मैम, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल दे सर, लिव इन नेचर, दे सो बिल्कुल सर, क्लोज टू बिल्कुल। नेचर। तो वो यस, यस। उनकी एक अभिव्यक्ति होती है। थोड़ा सा आर्ट हाँ, टीचर हमने जो इस प्रोग्राम में आए, उन्होंने हाँ, उनको रिजल्ट बताए, दे जी, वेरी बिल्कुल। वेरी वेरी इंकरेजिंग। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 आए और जो बातें उसमें कही गई हैं उसमें से यदि हम 20% 30% भी इम्प्लीमेंट कर दें तो दैट विल ए बिग चेंज, बिग जी, चेंज। जी, जी, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक मेरा ये मानना है, किसी तरीके से सर एजुकेशन
ये हमारी पॉलिसी के अंतर्गत सर ये एक आर्ट को एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह इम्पोर्टेंस अगर मिल जाए ना, जैसे कि आपके बाकी के जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज और ये साइंस उस तरीके से मिल जाए तो सर बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर तो, है ना। नहीं, मैं तो बाकी एक शो में कहा भी था, आप 4-5 दिन पहले का यदि आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें यही था जी। कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जी बायजूस हो, वो स्टेडफास्ट हो, वो आकाशियन हो, वो जो भी हो, वो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि देखिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे इतना टॉप कर रहे हैं। मतलब मुझे कभी कभी कितना क्षोभ होता है, कहना चाहिए जी क्षोभ होता जी है कि कोई तो ये कहे कि यार हम आर्टिस्ट भी पैदा कर रहे हैं, हम आर्ट के बिल्कुल। टीचर्स का आर्ट के बच्चों को भी ले रहे हैं और उनको एक्सपोजर दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टीचर्स को बुला रहे हैं, इंडिया के टॉप रैंकिंग आर्टिस्ट के साथ उनका इंटरेक्शन कर रहे हैं ताकि उनकी कला विकसित हो। बिल्कुल सर, वो मैं नहीं तो ये होता। समझती हूँ कि चलो सर फिर भी दिल्ली के स्टूडेंट्स को काफी एक्सपोजर मतलब है। एक एक्सपोजर है सर। मैं एटलीस्ट अपने स्टूडेंट्स को जो मैं 6th क्लास से लेकर के 10th तक देख रही हूँ, 12th तक देख रही हूँ, वो आर्ट में बहुत अच्छा है, तो मैं उसको एनकरेज करती हूँ कि यू गो अहेड, आप इसमें अपना करियर बनाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस लेकर के आपको मेडिकल लाइन में जाना है या आपको मैथमेटिशियन बनना है या इंजीनियर बनना है। आपका जिसमें रुझान है आप उसमें जाओ। और उनको गाइड भी कर देते हैं कि आप यहाँ ऐसे ऐसे जाएं, इससे ट्रेनिंग लें, ऐसे ऐसा इसका ये एंट्रेंस टेस्ट होगा कॉलेज ऑफ आर्ट का। तो बहुत बच्चे जाते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं जाते हैं, जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, जैसे मेरे स्कूल में सर आर्ट्स नहीं है, साइंस और कॉमर्स है, आर्ट्स नहीं है, साइंस और कॉमर्स है। तो इसका फिर ये नतीजा निकलता है कि 9th 8th तक जो बच्चा बहुत अच्छा एक्सीलेंट, मैं कहती हूँ सर एक्सीलेंट बच्चे होते हैं आर्ट में, मैं कभी कभी दंग रह जाती हूँ उनका आर्ट देख के। मैं तो खुद कहती हूँ क्या कर दिया तुमने, मतलब रियली मैं सैल्यूट कर देती हूँ उन बच्चों को कि मतलब ऐसे ही कहती इतना हूँ मैं, अच्छा भाई ये क्या हो गया। सच में सर इतना अच्छा आर्ट करते हैं, मतलब दिल खुश हो जाता है उनका आर्ट देख के। ऐसा लगता है कि इनकी उम्र में तो ये कुछ भी नहीं आता था हमें है ना। तो सर कुछ भी कह लो सर, गाइडेंस कह लो या व्हाटएवर कह लो आप, तो लेकिन वो आर्ट सर उनका 8th में जाके फिनिश हो जाता है। क्यों? उनको मालूम है कि आगे हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं है, साइंस और कॉमर्स है, और उसके लिए उसको बाहर, मैं तो बोलती हूँ स्कूल लीव कर दो तुम लोग, आप वहाँ जाओ जहाँ आर्ट्स है, आप फाइन आर्ट्स पढ़ो, है ना। और सर ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा ख्याल है जैसे मेरे पास फाइन आर्ट्स नहीं था सर 12th तक, मैंने कोई ड्राइंग नहीं पढ़ा सर, स्कूलिंग में भी नहीं पढ़ा, मेरे पास सब्जेक्ट ही नहीं था। तो लेकिन उसके बावजूद मैं आई हूँ ना आर्ट में, तो मुझे लगता है कि चलो कोई बात नहीं, साइंस और कॉमर्स में हो आप, लेकिन आपका रुझान अगर आर्ट में है तो आप उसको कंटिन्यू रखो और आप आगे जाओ, उसको बढ़ाओ, अपने इंटरेस्ट को आगे। लेकिन अगेन फिर सर प्रॉब्लम ये आता है अवेयरनेस, पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस होती नहीं है, वो कभी ऐसे जाने ही नहीं देंगे बच्चों को इस लाइन में। उनको तो लगेगा बच्चे ने तो साइंस पढ़ी है, ये फाइन आर्ट्स लेके क्या करेगा, है ना। और ये इसमें करेगा क्या ये आगे बच्चा, तो ये क्योंकि बात है। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा MBA करने के बाद बैंक में नोट गिरेगा। बिल्कुल सही। तो चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। हाँ ये सर सिस्टम की प्रॉब्लम है सर। आपकी फ्रेंड जो सुनीता जी हैं वो बहुत कमेंट कर रही हैं, बहुत अच्छे, और आपकी कई ऐसे गुणों के बारे में बता रही है जिनको हम चर्चा ही नहीं कर पाए। मेरे को लगता है भट्ट जी के पास कुछ प्रश्न होंगे या बहुगुणा जी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जी 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 आज तो है प्लेड बाई के सचिन तेंदुलकर या राहुल शर्मा, मैं इतना बोलता नहीं हूँ लेकिन सर मुझे तो खुद इतनी घबराहट हो रही थी, मैं तो भट्ट सर से भी बोल रही थी कि सर मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है कि मैं पहली बार लाइव शो कर रही हूँ। आपकी आवाज से लग रहा था। कल भी ऐसे जो लंदन जी आए थे, उनको भट्ट जी ने बहुत इंस्पायर किया, पेपअप किया, उसके बाद वो ऐसा खेले कि वो डबल सेंचुरी बनाई उन्होंने। आज आपने डबल सेंचुरी बना दी। आप लोगों की सर वो एनकरेजमेंट कह लो, आपने जो कंफर्टेबल फील कराया मुझे तो बिल्कुल वही बात लग रही है, जैसे कि सर मैं अक्सर सोचती हूँ शो है वो दे
तो जैसे आईएएस के इंटरव्यू से पहले कैंडिडेट बड़ा घबराया हुआ होता है, यूपीएससी हॉल में जाता है जी और जी 7 सर, जी एक्सपर्ट्स को देखता है, वो उसको इतना एट होम फील कराते हैं कि वो जी एकदम जी फाइन कलर से निकलता है फिर। तो हाँ वैसा ही ये भज्जी और भगवान जी अपना रोल सर, अदा ये करते हैं। एक्चुअली सर हम कलाकार लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जो बोलने के बहुत धनी होते हैं, मैं सच बताऊं तो। जी जी हम जी जरा, जैसे कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब, लेकिन मुझे लगता है आज जितना मैंने बोल लिया, मैंने तो पता नहीं कितने दिन बाद इतना बोला। कभी भी नहीं नहीं नहीं, बोलती मैं ना, उतना सर। आप कलाकार के साथ साथ शिक्षक भी हैं और हर शिक्षक बोलने का बड़ा धनी होता है। अरे नहीं सर, इतना आप ठीक कह रहे हैं, वो चुप कराना होता है ना, बच्चों को शोर मचा रहे होते हैं जो। वहीं तक ही होता है आप सब। तो आप तो टू इन वन है और ऑल इन वन भी है साथ में। जी जी सर। चलिए अच्छी बहुत बात, बहुत अच्छी रही अच्छी, बहुत चर्चा। शानदार बातचीत रही। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने लगातार कमेंट भेजे हैं कि आज बहुत सारा नया सीखा, बहुत थैंक सारी यू ऐसी सर, चीजें धन्यवाद। मैंने जानी भी जो कभी सीखा इससे सर, पहले जानी नहीं थी। मैंने भी और सीखा सर आपके दिल्ली के बहुत सारे शिक्षक कमेंट कर रहे हैं लगातार कि वो प्रिंसिपल बहुत भाग्यशाली है, वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जिस विद्यालय में आप शिक्षक हैं, शिक्षिका थैंक हैं, यू सर, और थैंक यू जिन सर, बच्चों के थैंक साथ आप यू। काम नहीं करते सर, उन लोगों की वजह से ही मुझे लगता है कि मैं इतना कर पा रही हूँ, इतना मन से कर पा रही हूँ काम। और मैं अब, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत खुश होती हूँ इस चीज़ को सोच सोच के कि आज मैं वो प्रोफेशन है मेरे पास, मैं उससे अर्न कर रही हूँ जो मेरे अंदर है। मैं मतलब मैं बर्डन नहीं है मेरे लिए, हैं। मैं उसी चीज़ से मैं अर्न कर रही हूँ। और वाह। साथ साथ सर मैं अपनी क्योंकि घर में कला का माहौल है, हस्बैंड मेरे आर्टिस्ट हैं जगमोहन, तो वो घर में भी मुझे वही माहौल मिलता है। तो सर इस चीज़ के लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। उनका मेरे को जी, बराबर एनकरेजमेंट रहता है जगमोहन सर। नागबेन स्वयं जी हैं उड़ीसा से, कह रहे हैं टुडेज प्रोग्राम इज वेरी नाइस एंड इनोवेटिव, थैंक्स फॉर डॉक्टर डी थैंक एन यू सर। वट्टा जी for its preparation and arrange such of arts, such of teachers. Thank you, थैंक यू। नागवेन स्वयं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं हम सबका, हम आपके आभारी हैं। और उड़ीसा से बहुत इंटीरियर से आप रोज इस शो को देखते हैं। बहुत हम इस प्रेम का कर्ज कैसे उतारेंगे समझ नहीं पाते कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अधूरी रही बातचीत हमारी। हाँ बिल्कुल, मैंने सर आपसे बहुत चीजें जानी थी और कई और सारे पूछूं हमको सर? बड़ा ज्ञान मिलता। सर ये आप मेरे से, आपने शुरू में एक क्वेश्चन किया था, वो मैं उसका आंसर करना चाहूँगी। आपने जी बोला था जी कि मैं एज एन आर्टिस्ट सिर्फ चित्रकला को ही करना पसंद करती हूँ, पेंटिंग को, या कुछ और कलाओं की तरफ भी मेरा रुझान है, आपने शायद पूछा था हाँ, मुझसे। मुझे लगा आपकी बात से। हाँ सर, हाँ सर, तो ये हैं एक दो चीज़ें और सर, जैसे कि मुझे सर कभी किया नहीं, लेकिन मुझे क्लासिकल डांस का बहुत शौक है। क्लासिकल डांसिंग का? क्लासिकल वाह, डांस का, लेकिन ये बड़ी एक अंदर एक दबी हुई इच्छा है कि लाइफ में इसको भी जरूर सीखना है, कभी कभी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर, कभी भी ठीक सीख नहीं कोई लेंगे। नहीं। तो और एक सेकंड चीज और है, आर्किटेक्चर। मुझे हाँ, आर्किटेक्चर में भी बहुत इंटरेस्ट है सर, मतलब मैं बकायदा बड़े इंटीरियर्स को और ये किस तरीके से बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और बड़ा इंटरेस्ट रहता है मेरा कि किस तरीके से घर डिजाइन होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड होता है आर्ट का, मेरे को लगता है तभी। ये बहुत अच्छी पत्रिका निकलती है दिल्ली से, जी। स्थापत्यम। स्थापत्यम, ओके स्थापति जो होते हैं, स्थापत्य जी आर्किटेक्चर, सर, जी उसको सर, जरूर लीजिएगा। आपको जी। काफी इंसाइट्स मिलेंगी अबाउट आर्किटेक्चर। वो ओके ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के बारे में ज्यादा है जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर में भी आ रहे हैं। खूब पढ़िए, खूब जी एंजॉय करिए, जी खूब जी जी सिखाइए। सर, बस ये कह लो कि अभी मेरा कुछ इंटरेस्ट था, फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि जगमोहन भी पार्ट टाइम टीचिंग के लिए जाते हैं, आर्किटेक्चर कॉलेज में ही जाते हैं। तो लवली, ये कह लो कि ये कह लो कि उनसे हमारे घर में कुछ आर्किटेक्ट्स का भी आना जाना होता है, उनकी बहुत वजह से, बढ़िया, क्योंकि वो उनके मित्र हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत वो बढ़िया। कहीं ना कहीं लिंक बन गया सर, बाय चांस। हम जगमोहन साहब को भी लेके आना चाहेंगे शो में कभी। और आपके साथ के जो कई सारे जिनको आपने कहा, वो मेरे चाचा जी हैं, वो भी एक टीचर हैं, भाई साहब हैं और भाभी जी हैं, वो भी टीचर हैं। सबको हाँ धीरे जी धीरे सर, लाएंगे, उनसे समझेंगे हाँ जी कि उन्होंने जी आपको सर, कैसे इन्फ्लुएंस किया या आप कैसे इन्फ्लुएंस हुई, हाँ जी सर, या आपने उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया।
तो वो सब चीजें पढ़ेंगे, पता नहीं सर, देखेंगे। मैंने तो क्या इन्फ्लुएंस किया, मैं ही इन्फ्लुएंस हुई हूँ सबसे। अच्छी बात, बहुत बहुत जी शुभकामनाएं जी आपको। सर पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अपने अनुभवों को बहुत सरल और सहज शब्दों से रजनीकांत धन्यवाद, शुक्ला जी की तरह बहुत धन्यवाद सहज सर। व्यक्तित्व है। सर ये आपकी वजह से हो पाया, आप लोगों ने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मुझे लगा मैं अपने घर में आप लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लगा बिल्कुल। मुझे, हम बहुत द अच्छा टीचर लगा शो सर। के जितने भी गेस्ट और होस्ट हैं, हम सबको एक परिवार की तरह से जी व्यवहार देते हैं, बिल्कुल, जी उनसे उसी बिल्कुल। व्यवहार की उम्मीद भी रखते हैं। हाँ जी सर, तो हाँ आप जी भी सर, हमारे हाँ जी। परिवार के सदस्य अब हो गए हैं। और जगमोहन जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कहिएगा, जी उन्होंने बिल्कुल, पर्दे के बिल्कुल। पीछे बहुत सारा सपोर्ट किया, आपको बिल्कुल किया बिल्कुल सर। फ्री रखा कि आप तनाव मुक्त रहें। मैं तो मैं फर्स्ट देख डे, लगा। हाँ जी, सब जब फर्स्ट डे जब आपसे बात हुई तो मैं तो सर तब भी बड़ी घबराई हुई थी। मैं, आपको याद होगा मैंने आपका 3 बार नाम पूछ लिया था। आप कह रहे थे आप तीसरी बार पूछ आप कह रहे थे, मैंने कहा आपका नाम क्या है? आपने कहा तीसरी बार पूछ रही हो। हाँ मैं इतनी मैं आपने इतनी कुछ घबरा गई थी कि अच्छा मुझे बातचीत करनी होगी, पता नहीं कैसे करूँगी। नहीं सर, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सर मतलब इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मुझे एहसास ही बहुत नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, मैं बहुत चलिए, धन्यवाद। सौभाग्यशाली हूँ, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया सर अपने विचार रखने के लिए। ये ये आपका शो आप बड़प्पन है, जैसे हम टीचर्स सब के हम लिए सब है, आपके आभारी हैं कि आपने आपने तो ये समय शो दिया। है, आप नहीं है तो शो भी नहीं है। तो हम शो के अंतिम पड़ाव में, और जोशी सर से मैं अनुरोध थैंक करूंगा यू कि सर। आज के सवाल का वो जवाब हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें जी कि जी। तो क्या उसका मैं जवाब है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस शख्सियत के बारे में लिखा था, वो मैंने हिंट दिया था। मुझे जो मैं कमेंट देख रहा था, मुझे लगा नहीं किसी ने कोई वो उत्तर दिया है। उन्होंने इस शख्सियत के बारे में कहा था दैट ही इज एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ। और हम सब इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं शेर पंजाब लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय जो है वो करेक्ट आंसर है। मुझे पता नहीं किसी ने उत्तर दिया या ठीक उत्तर नहीं दिया, लेकिन लाला लाजपत राय जो थे वो बड़े निर्भीक विचारों के थे। गांधी जी और नेहरू जी से उनके जब जब विरोध होता था तो बहुत क्या चाहिए, एक फियर्स डिबेट होती थी। और उन्होंने एक बार कांग्रेस अध्यक्ष पद को भी छोड़ दिया था सिलेक्शन के बाद। लेकिन हम सब जानते हैं कि आर्य समाज में उनका हाँ दृढ़ जी सर, विश्वास था। हाँ जी। और उर्दू के बहुत अच्छे लेखक थे। जी पुराने जी। जमाने के भी आप लोगों को देखें तो सारे के सारे लोग जो थे उर्दू तो जानते थे, पर्शियन जाने न जाने। तो उर्दू एक भाषा जिसको आजकल हम जोड़ देते किसी दूसरे देश के साथ, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि जी हिंदुस्तान की भाषा ही है उर्दू। जी तो लाला लाजपत राय इज द करेक्ट आंसर। जी जी जी। किसी ने जी थैंक यू सर। जी जी किसी ने उत्तर दिया या नहीं दिया, आपको कुछ पता होगा? नहीं, उत्तर रजनीकांत शुक्ला जी उत्तर आया है सर, मैं ऊपर नहीं कमेंट्स में होगा तो मैं देख के आपको बताऊंगा और सूचित करूंगा शो में, अगर किसी ने लाला लाजपत राय दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे उत्तर मैंने आए हैं। कमेंट देखा था, उसमें तो नहीं था शुरू से, जो मैंने क्योंकि आखिर कमेंट्स की इतनी सारी बाढ़ आ जाती है सर कि वो कमेंट तुरंत ऊपर चले जाते हैं, तो उनको तत्काल देख करके याद रखना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, बहुत सारे किसी ने उत्तर आए महात्मा हैं। गांधी कहा, किसी ने मोहम्मद इकबाल कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जी 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 तो, जी। चलिए देख लीजिएगा तो आपका। थैंक यू सर। दर्शकों, हम आप सबकी ओर से, जोशी सर की ओर से, हमारे मुकेश प्रसाद लोगुणा जी और हेमंत बेस्ट सर की ओर से पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आप दर्शकों को धन्यवाद विशेष सर, धन्यवाद थैंक यू देते हैं सर, थैंक यू कि सर, आप थैंक यू। रोज हमसे जुड़े रहते हैं, हमें देखते हैं और हमारे मेहमानों से सीखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसका कुछ न कुछ लाभ आपको निश्चित रूप से भविष्य में मिलेगा। तो कल शाम 7 बजे मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, कल शाम ठीक 7 बजे बहुत खास मेहमान हमारे बीच आ रहे हैं। और कल हमारे साथ एक मेहमान नहीं है, मेहमान दंपत्ति है। आज बंगानी जी पर्दे के पीछे थे, लेकिन कल हमारे दोनों मेहमान पर्दे के आगे होंगे। कल जो पति पत्नी शिक्षक शिक्षिका है और बहुत कमाल के कलाकार हैं हमारे बीच रहेंगे, डॉक्टर संजय पांडे जी और डॉक्टर लता तिवारी पांडे। डॉक्टर संजय पांडे जी और डॉक्टर लता तिवारी पांडे संगीत और विशेष रूप से लोक संगीत के ज्ञाता हैं। बहुत सारी विधाओं में वो काम करते हैं संगीत की। तो कल हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे, एक साथ सुनेंगे ठीक 7 बजे द टीचर शो में। तो कल का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत रोचक होने वाला है।
पहली बार डुएट सॉन्ग्स इस शो में आप सुनेंगे। पति पत्नी दोनों साथ रहेंगे और दोनों की ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त है, दोनों का गायन बहुत जबरदस्त है। फेसबुक में मैंने उनके कई गाने सुने हैं और बहुत उनके फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। तो कल के शो में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग आज के मुकाबले और पुराने शोज के मुकाबले भी लगातार बढ़ेंगे। और मित्रों, एक और बात, आज 122वां शो था। आप जानते हैं हम लगातार बिना एक दिन छोड़े इस शो को करते हैं और हर दिन नए सरकारी और असरकारी शिक्षकों को इस शो में मेहमान के तौर पर बुलाते हैं। तो कल तक जितने शो हो चुके हैं, 121 शो हमारे YouTube चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आपने अगर वो शोज नहीं देखे लाइव तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए, उसका लाभ लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और पूनम जी और जोशी सर और बहुगुणा जी और बिष्ट सर को फिर से बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे अनुमति चाहूंगा कि आपका कल का दिन शुभ हो, जल्दी से आए और हम कल बहुत सारे गाने सुनेंगे हमारे कल के जो दोनों मेहमान हैं उनसे। नमस्कार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारे है जब से शुरू हुआ, जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। The Teachers Show